हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नई सीरीज़ को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इमॉर्टल कल्टीवेटर। तो बिना किसी देरी के इस सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें एक गैरेज दिखाई देती है जिसके अंदर एक बच्चा बैठा होता है जिसका नाम हार्ली होता है। वो एक नॉर्मल सा इंसान होता है, ना उसके पास कोई स्पेशल चीज़ें होती हैं ना कोई ताकत होती है। उसके विलेज में जो लोग होते हैं वो उसका निकनेम म्यूल रख देते हैं क्योंकि उसके पास कुछ स्पेशल होता ही नहीं है। वो क्योंगन्यू विलेज से बिलोंग करता था जो कि माउंटेन्स के दूसरी साइड में है। नॉर्मल सा विलेज था, कुछ स्पेशल था भी नहीं उसके अंदर। सिर्फ उसका जो थर्ड अंकल था वही सबसे ज्यादा कमाल का इंसान था उसकी फैमिली में। वो काफी ज्यादा फेमस रेस्टोरेंट का ओनर था क्योंगन्यू टाउन में। ऐसा बोल सकते हैं कि जिंदगी में उसी ने अचीव किया कुछ दिन पहले उसका थर्ड अंकल उसके घर आया था और उसने बोला कि जो क्यूज जानमैन सेक्ट है और उसका जो रेस्टोरेंट है वो साथ में एफिलेटेड है और वो डिसिपल्स को रिक्रूट करने लगे हुए हैं। ऐसे हाल ही कुछ उसने सोचा नहीं था कि वो इस रास्ते में चलेगा, पर जब उसने सुना कि जो इनर सेक्ट डिसिपल्स होते हैं उन्हें 2 सिल्वर पर मंथ मिलता है तो एकदम से बदल गया वो। मतलब पहले उसके फादर की बात हो रही होती है, वो तो मान जाता है, मतलब तैयार होता है चलने के लिए, बट उसका फादर मना कर रहा होता है। जैसे ही उसके फादर को सुनाई देता है कि एक्चुअल में 2 सिल्वर पर मंथ मिल रहे हैं तो वो मान जाता है अपने बेटे को भेजने के लिए। वो सोच रहा होता है कि ओरिजिनली तो मैं चाहता था कि मैं एक मास्टर क्राफ्ट्समैन बनूं और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीऊं, पर अभी भी कोई चॉइस नहीं है। मतलब कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी इस चॉइस में। और अगर तुम पूछो मुझसे तो 2 सिल्वर पर मंथ मिल रहा है मुझे, तो वो काफी अच्छी चीज है मेरे लिए। एक ऐसे ही कीड़े की तरह रहना कमरे के अंदर, उससे तो अच्छा ही होगा। अगर मुझे पता होता कि मुझे ऐसे घर छोड़ के जाना है एकदम से, तो मैं और ज्यादा फ्रूट्स अपनी छोटी बहन के लिए दे देता जो उसे पसंद है। जैसे मैं पैसा इकट्ठा कर लूंगा, मैं सेक्ट को छोड़ दूंगा और वापस आ जाऊंगा अपनी फैमिली के पास। वैसे रो रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि अभी मैं घर छोड़ के गया भी नहीं हूँ मैं, फिर भी मुझे ऐसे घर की याद आ रही है। उसको काफी ज्यादा आवाजें लगा रहा होता है। एक इंसान एकदम से उसके पीछे आ जाता है, वो गुस्सा खतरनाक तरीके से स्माइल कर रहा होता है। हार्ली सोच रहा होता है कैसे ये ऐसे क्यों स्माइल कर रहा है। फिर ऐसे काफी ज्यादा कैरेजेस होती हैं। कोई बोल रहा होता है कि ये जो कैरेजेस हैं ये तुम्हें एग्जामिनेशन के प्लेस में ले जाएंगी। काफी ज्यादा लोग हैं इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए तैयार हैं 7 मिस्ट्री सेक्ट के। मतलब नाम बदल दिया उन्होंने, 7 मिस्ट्री सेक्ट फिर भी ठीक है। चलो, तुम सभी एक दूसरे के साथ compete करोगे सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। सेक्ट के गार्डियंस में से एक इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा रहा है। वो इंसान वहां पे खड़ा होता है, वो काफी ज्यादा कमाल का लग रहा होता है सभी को। सभी को ऐसा लग रहा होता है कि काफी प्रेस्टिजियस फैमिली से बिलोंग करता है और देखने में काफी ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है। जो 7 मिस्ट्री सेक्ट है उसे 7 सुप्रीम मिस्टिकल सेक्ट भी बोला जाता है। 200 साल पहले 7 सुप्रीम मास्टर्स ने उसे बनाया था और जिंगजाओ को उसने काफी ज्यादा सालों तक डोमिनेट किया। ऐसे उसकी पावर और जो इन्फ्लुएंस है वो काफी ज्यादा नीचे गिर चुका अब। पर अगर थोड़े एरिया की बात करें, काजिया माउंटेन रेंज की बात करें, तो अभी भी उस एरिया को वो डोमिनेट करता ही है। फिर ऐसे उस जगह पे पहुंच जाते हैं और उन्हें कैरे से उतरने के लिए बोला जाता है। हार्ली बोलते हैं कि वाओ, माउंटेन की तरफ देखो कितना बड़ा है ये। उसका साथी भी वैसे ही कर रहा होता है, मतलब जो काजिया माउंटेन होता है वो हमें दिखाई देता है। हार्ली बोल रहा होता है कि इतना बड़ा माउंटेन मैंने अपनी पूरी जिंदगी में देखा, कितना सुंदर है ये। काजिया माउंटेन को पहले फॉल ऑफ फैंगशान भी बोला जाता था। लेजेंड्स में ऐसा बोला जाता था कि एंशियंट टाइम में एक 5 कलर्ड फीनिक्स यहाँ पे गिरा था और इस पहाड़ में बदल गया। अब ये 7 मिस्ट्री सेक्ट की टेरिटरी है जहाँ पे हम जैसे ऑर्डिनरी मोर्टल्स जा नहीं सकते हैं, अंदर घुस नहीं सकते हैं। वो उस इंसान को पूछता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। फिर ऐसे ही स्माइल ही करे जा रहा होता है। हार्ली बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मैंने ये नहीं सोचा था कि ये जगह इतनी ज्यादा सुंदर होगी। माउंटेन्स को देखो कितने बड़े हैं, घरों को देखो कितने अच्छे हैं, और इन अमीर लोगों को देखो ये सभी एक्सपेंसिव कपड़े डाल के घूम रहे हैं। 7 मिस्ट्री सेक्ट तो वेल एक तरीके से दरवाजा है मेरी अच्छी जिंदगी जीने का। यहाँ से मैं अपनी अमीरों वाली जिंदगी स्टार्ट करूंगा। फिर ऐसे ही अनाउंसमेंट करता है जो इंस्ट्रक्टर होता है कि लाइन में लग जाओ तुम। हमारे सेक्ट में आने के लिए तुम्हें टेस्ट को पास करना पड़ेगा। जब टेस्ट की प्रिपरेशंस कंप्लीट हो जाएंगी तो मैं तुम लोगों को लेने आऊंगा। फिर तब तक तुम इस जगह को छोड़ने के लिए अलाउडेड नहीं हो। हार्ली बोलता है आज तो मैं किसी भी तरीके से इस टेस्ट को पास कर लूंगा, चाहे जितना मर्जी मुश्किल क्यों ना हो। वो इंसान फिर हंस ही रहा होता है। हार्ली बोलता है कौन तुम। मेरा नाम हार्ली है, तुम्हारा नाम क्या है। वो इंसान बोलता है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मेरा नाम जांग टाई है। वो फिर हंस ही रहा होता है। तभी कोई जोर जोर से बोल रहा होता है कि यंग मास्टर वू तुम सभी को हरा देगा। वेल एक प्रेस्टिजियस फैमिली का बच्चा हमें दिखाई देता है, वो होता है। एक इंसान ऐसे बेमतलब की उसकी तारीफ कर रहा होता है कि यंग मास्टर वू कितना ज्यादा सुंदर है। यंग मास्टर वू को टेस्ट लेने की जरूरत भी है क्या। अगर तुम मुझसे पूछो तो वो ऑलरेडी क्वालिफाइड है इस टेक्स मतलब सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। वो बोल रहा होता है कि ऐसा मत बोलो, ऐसे कोई सेक्ट नहीं होते जो बिना टेस्ट के बच्चों को लेते हैं। मैं भी तुम जैसा एक न्यू कमर ही हूँ। मतलब वो ऐसे एक दूसरे की वो कर रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है कि अच्छा ये बच्चा वू यान है,
ऐसा लग रहा है कि ये स्टार ऑफ द डे है। मैंने सुना है कि इसने अपने कजन के साथ शादी की है और ये काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है जिसकी काफी अच्छी पोजीशन है क्यूजवान मैन सेक्ट में, और इन्होंने खुद का मार्शल स्कूल भी एस्टेब्लिश किया है। मतलब इसकी फैमिली की बात हो रही होती है, और जो बाकी के इंसान है जो वू की तारीफ कर रहे हैं, ये पक्का ही इसकी फैमिली की जो आसपास की फैमिली है उनके मेंबर होंगे। जो गरीब घर के बच्चे हैं वो तो ऐसे साइड में खड़े होके देख ही रहे हैं, बाकी इसकी बेमतलब की तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इंस्ट्रक्टर भी वो को बोलते हैं कि तुम्हारे ब्रदर इन लोगों ने बोला कि तुम्हारे पास अच्छी क्वालिफिकेशन है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इस टेस्ट में कैसे परफॉर्म करोगे। हाल ही सोच रहा होता है कि मुझे बुरा लग रहा है ऐसे देख के, मतलब कुछ अच्छी फीलिंग्स ही नहीं आ रही है। पर अगर सोचा जाए तो कोई और प्लेस होता तो ये बच्चे हमेशा आगे होते, पर हमें टेस्ट देना है तो मुझे लगता है कि ये मुझसे अच्छा होगा। मैं ये होप करता हूँ कि ये जो सेक्ट है ये सभी स्टूडेंट्स को इक्वल तरीके से ट्रीट करे। हाल ही काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं सभी अमीर बच्चों से ऊपर रहूंगा जो कि बचपन से काफी ज्यादा अमीर पैदा हुए हैं। जो उसका मर्डरस इंटेंट होता है वो फील कर लेता है और पीछे मुड़ के बोलता है कौन देख रहा है मुझे मर्डरस इंटेंट से, बाहर आओ और मेरे को फेस करो। हाल ही सोच रहा होता है कि नहीं यहाँ पे मैंने गलती कर दी, मेरे को हुआ क्या आज, ऐसे तो मैं बिल्कुल शांत रहना चाहता था और मैंने मतलब पता नहीं क्या कर दिया यहाँ पे। वो गुस्से से यहाँ वहाँ देख रहा होता है लोगों को, बच्चे साइड हो जाते हैं, सिर्फ हाल ही बचा होता है बीच में। वो बोल रहा होता है कि किसी ने मेरे को देखा मर्डरस इंटेंट से, कौन है वो, बाहर निकलो अभी। बच्चे साइड हो जाते हैं और वो ही बचा होता है, मतलब वो नहीं हार्ली, वो उसके पास आके बोलता है कि गंदे बच्चे क्या तुमने वैसे देखा मेरी तरफ, आंसर करो मेरा। हार्ली सोच रहा होता है कि पकड़ा गया क्या मैं, नहीं मैं इतना भी डरपोक नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कौन है, इसकी इतनी हिम्मत, इसने मुझे गंदा कैसे बोला। तभी एक इंसान वहां पे आके बोलता है कि मैंने किया था ये। हार्ली उसे पूछ रहा होता है कि तुम कौन हो। वो इंसान बोल रहा होता है कि तुम क्या करोगे अगर मैंने तुम्हें वैसे देखा तो, अपने ग्रैंडपा को बुलाओगे तुम। हार्ली सोच रहा होता है कि शांत हो जाओ, ये ऐसा क्यों है। वो बोलता है कि तुम गवार हो क्या, मरना चाहते हो मेरे हाथों। वो इंसान बोलता है कि मुझे पता है कि तुमने मार्शल आर्ट सीखे हैं, तुम्हें फुटवर्क टेक्निक्स आती हैं, पर इतना ज्यादा क्या कमाल का है उसमें, जो मेरे मास्टर हैं वो तुम्हारे मास्टर के एल्डर ब्रदर हैं। मुझे पता है कि तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम फर्स्ट प्लेस को ले पाओगे और सेक्ट के अंदर पैर रखोगे इसी वजह से, क्योंकि तुमने कुछ ये बेकार सी मार्शल स्किल सीखी हैं। मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, मैं फर्स्ट आऊंगा इस टेस्ट में और इस सेक्ट के अंदर एंटर करूंगा। बाकी बच्चे बोल रहे होते हैं क्या तुमने सुना, जो वांग डाजुआंग का मास्टर है वो यान के मास्टर का एल्डर ब्रदर है, देखने से ताकतवर लग रहा है, क्या ये लड़ेंगे। जो हाली का दोस्त होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर तुम नहीं घूर रहे थे। हाली बोलता है क्या बोल रहे हो तुम, चुपचाप रहो तुम, मुझे क्यों फंसाने के पीछे पड़े हुए तुम यहाँ पे। वांग बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारा घटिया सा नाम तभी सुना जब ये तुम्हारे आसपास के सड़े हुए बच्चे तुम्हारी तारीफ कर रहे थे, तुम्हारी प्रेजेंस ही मुझे काफी ज्यादा बुरी लग रही है, मैं तुम्हें और तुम्हारे इन बेकार से घटिया साथियों को ऊपर से फेंक दूंगा नीचे। वुहान भी काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और वांग भी मतलब ऐसे लड़ने के लिए तैयारी होती है। बच्चों के लिए तो वेल एंटरटेनमेंट का सोर्स हो जाता है, सभी वहीं पे इकट्ठा हो जाते हैं, वो दोनों एक दूसरे की तरफ अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है मुझे लगता है कि वांग जीत सकता है क्योंकि उसकी स्पीड ताकत मुझे ज्यादा लग रही है। अगर मैं वू यान के प्लेस में होता तो मुझे लगता था कि मेरे तो कोई वेल चांस ही नहीं होता जीतने का। फिर वेल वू वांग को पटक देता है, ऐसे हवा में उड़ा देता है। हाल ही सोच रहा होता है कि वेल मुझे बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हाली वांग की तरफ देख के बोल रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे गुस्सा मत दिलाना, अगर तुमसे लड़ा नहीं चाहता है तो। ऐसे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा था, वो दिखा रहा था अपने आप को, वरना है तो कुछ भी नहीं है। लोग बोल रहे होते हैं कि मास्टर वू यान तो कमाल के हैं, कितना ज्यादा बेवकूफ था ये वांग। हाली सोच रहा होता है कि वू यान तो सच में काफी मुश्किल है सर पास करने के लिए। तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो बोलता है कि तुम सब यहाँ पे इकट्ठे हो जाओ, जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, मुझे फॉलो करो इस माउंटेन की पीक की तरफ। बस चले होते हैं माउंटेन के थ्रू। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है सभी सुनो, हम टेस्ट को तब स्टार्ट करेंगे जब हम बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाएंगे, फिर उस बैम्बू फॉरेस्ट के रास्ते से तुम बोन रिफाइनिंग क्लिफ में पहुंच जाओगे हमारे सेक्ट के। जो पहला पैसेज है रोड का उसमें तुम बैम्बू फॉरेस्ट सेक्शन से चलोगे, सेकंड रॉक वॉल एरिया है और जो लास्ट है वो माउंटेन पीक है। तुम में से जो भी टॉप पे पहुंच जाएगा माउंटेन में वही सेवन मिस्टी सेक्ट को ज्वाइन कर सकता है। अब आगे बढ़ो तुम। लोग ऐसे चले होते, बच्चे बोल रहे होते हैं कि ये रास्ता कुछ ज्यादा ही सीधा है, धीरे धीरे चलना पड़ना। फिर ऐसे वो बैम्बू फॉरेस्ट में पहुंच जाते हैं और टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। हाँ ले देख रहा होता है ऊपर की तरफ, वो बोलता है कि ये तो काइजिया माउंटेन का क्लिफ है, मतलब पहाड़ है, कितना खतरनाक है ये, क्या सच में पॉसिबल है इस पे चढ़ना। नहीं मुझे टिक के रहना पड़ेगा, ये टाइम ही नहीं है गलत सोचने का, मैं ऐसे पीछे नहीं हट सकता हूँ, मैं यहाँ पे सभी को सरपास करने के लिए नहीं आया था, मैं ऐसे कैसे पीछे हट सकता हूँ। मैं ऐसे सोच रहा था कि फर्स्ट प्लेस पे आना आसान होगा, अगर आसान होता तो सभी अच्छी जिंदगी जीते, चाहे जो मर्जी हो, कितनी मर्जी ऊंची ये छोटी क्यों ना हो पहाड़ की, मैं झुकूंगा नहीं,
मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं पक्का यहाँ पे अच्छा करूंगा, ये मेरा तरीका है। पर मुझे किसी ना किसी तरीके से तो 2 सिल्वर चाहिए ही। अगर मैं आज सर्वाइव कर जाऊंगा तो मैं इनडिसिप्लिन बन सकता हूँ, और जब मैं सेक्ट के अंदर जाऊंगा मैं मार्शल आर्ट सीख सकता हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ, हैंडसम बन सकता हूँ। उसके बाद मैं विलेज में जाऊंगा, उस ब्लैक स्मिथ के बच्चे को पीटूंगा, फिर मैं अपनी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट जाओ जियो के साथ शादी कर लूंगा। 1 सिल्वर मेरे लेफ्ट हैंड में, 1 सिल्वर मेरे राइट हैंड में, बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, अच्छे से जीऊंगा। मतलब मैं खुश, काफी ज्यादा खुशी में होता है बेमतलब की। वो इंस्ट्रक्टर पूछता है कि तुम कर क्या रहे हो बच्चे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मतलब क्या कर क्या रहे हो तुम यहाँ पे। हाल उससे पूछता है कि आप कौन हो। इंस्ट्रक्टर जैसा होता है वो बोलता है कि अगर तुम खतरे में होगे या फिर इस टेस्ट के दौरान मर जाओगे तो हम तुम्हारी फैमिली को पैसा दे देंगे, पर हमारे सेक्ट के पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पे बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए साइन किया हुआ है। हाल बोलते तो अच्छा आप गार्डियन हो। इंस्ट्रक्टर बोलते कि हाँ आप बाकियों को ज्वाइन करो। जब तुम सपने देख रहे थे तब सब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चे पागलों की तरह भागे होते हैं। हाल सोच रहा होता है कि नहीं मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। मैं हर दिन माउंटेन पे चढ़ता था फायरवुड को, मतलब लकड़ी को कट करने के लिए। मैं कैसे डर सकता हूँ एक माउंटेन पे चढ़ने से। जो मेरी व्हील है वो काफी ज्यादा ऊंची है इस माउंटेन से। मैं टॉप पे पहुंचूंगा और सेक्ट में जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। सो गाली बैम्बू फॉरेस्ट के तो जा रहा होता है आगे की तरफ। कुछ बच्चे होते हैं वो तो पहाड़ चढ़ने में लग पड़े होते हैं। एक हंसते हुए बोल रहा होता है कि मैं ही नंबर 1 आऊंगा, तभी कोई उसे सरपास कर देता है जो कि वुहान होता है। वो बोल रहा होता है मैं हूँ अभी इस लड़ाई में और तुम नंबर 1 स्पॉट लेने की बात कर रहे हो, सपने देख रहे हो तुम। बच्चे बोल रहे होते हैं कि इतनी जल्दी कैसे बैम्बू फॉरेस्ट से निकल गया। बच्चे थक गए होते हैं क्योंकि मुश्किल होता है पहाड़ पे चढ़ना। हम दूसरी साइड हार्ली को दिखाई जाता है। हार्ली सोच रहा होता है कि मुझे चढ़ने पे फोकस करना पड़ेगा, मैं ऐसे थक नहीं सकता हूँ, मेरे को इस फीलिंग को इग्नोर करना पड़ेगा। पर ये पहाड़ और ज्यादा सीधा होता जा रहा है। स्टार्टिंग में आसान था, अब तो मैं अपने पैरों को चला ही नहीं पा रहा हूँ, और जिन बैम्बू शूट्स को यूज करके मैं चढ़ रहा था वो भी कम होती जा रही हैं। अब मैं इनके ऊपर रिलाई नहीं कर सकता हूँ चढ़ने के लिए। पहले मैंने सोचा था कि रास्ता होगा चढ़ने के लिए, पर अब मुझे मंकी की तरह चढ़ना पड़ रहा है। मैं क्या करूँ, रो के तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगा ऊपर, मैं क्या कर सकता हूँ। वो गार्डन की तरफ देखता है, गार्डन पीछे खड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि गार्डन ने एक पैर नहीं रखा आगे, वो सिर्फ वहां पे स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है शांत होके। ऐसा लग रहा है कि इसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। पर मैं सोच क्या रहा हूँ, मुझे चढ़ने के ऊपर फोकस करना चाहिए, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे, चाहे जितना मर्जी सीधा क्यों ना हो, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। कामते कामते चढ़ जाता है और बोलता है कि मैंने कंप्लीट कर दिया। फिर वो हैरान हो के बोलते क्या मजाक कर रहे हो तुम, और भी ज्यादा सीधा चढ़ूंगा कैसे मैं इसमें। कुछ लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ फिर चढ़ने लपड़ता है और बोलते कि नहीं मैं यहाँ पे अपने फोकस को नहीं खो सकता हूँ, मुझे चढ़ना पड़ेगा। उसके हाथों में दर्द हो रही होती है, वो अपने हाथ की तरफ देखता है, खून निकल आता है उसे। वो सोच रहा होता है कि इस माउंटेन का सरफेस कुछ ज्यादा ही खराब है, इसके पत्थर भी कुछ ज्यादा थिक से हैं, शार्प हैं, हर जगह निकले हुए हैं। मेरे को सारी ताकत लगानी पड़ेगी अपने शरीर की और पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा। वैसे ऊपर की तरफ देखता है, जो लोग होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि नहीं हाथ नहीं चल रहा हमारा, उनको दर्द हो रही होती है, मतलब रो ही रहे होते हैं सारे। हार्ली पूरी सिचुएशन को सुन रहा होता है पर फिर भी हार नहीं मानता। वो चढ़ता जा रहा होता है, उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। सोच रहा होता है कि क्या हो रहा है, ऐसी चीजें चलेंगी, मैंने इस तरीके की दर्द कभी नहीं फील की। ऐसा लग रहा है कि मेरी जो उंगलियां हैं वो खराब होती जा रही हैं, मेरे घुटने दर्द कर रहे हैं, मेरे पैर सब थक चुके हैं, मेरे शरीर में सच में कोई एनर्जी बची नहीं हुई है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रही है, ऐसे कि कोई कांटे चुभा रहा है मुझे, ना मुझे कुछ दिख रहा है। ये पत्थर मेरे शरीर के हर एक हिस्से में कट लगा रहे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि कल्टीवेशन का रास्ता इतना मुश्किल होगा और इतना खतरनाक होगा, ये तो कोई मजाक ही नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है कि सिर्फ कुछ ही लोग क्यों कल्टीवेटर बनते हैं। मुझे सहना तो पड़ेगा, मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ। पर लकड़ी काटना और कारपेंट्री करना आसान होता है इससे, अभी इतना ज्यादा मुश्किल है तो आगे कितना मुश्किल होगा कि मैं गिव अप कर दूं। फिर उसे अपनी बहन की याद आती है जो कि बोलती थी कि तुम्हें आगे बढ़ते रहना है, तुम ऐसे हार नहीं मान सकते, तुम कर सकते हो। वो फिर हिम्मत जोड़ता है, वो बोलते कि नहीं मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, मैं फेल नहीं हो सकता, बट डेफिनेटली 2 सिल्वर कमाऊंगा, मेरे को अपना प्रॉमिस रखना है। चिंता मत करो छोटी बहन, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए खाने के लिए लाएगा और सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव हेड बैंड तुम्हें खरीद के देगा। फिर उसकी आंखों से भी पसीना मतलब निकलने लग पड़ता है, पता नहीं पसीना उसकी आंखों में चला जाता है, उसे धुंधला धुंधला दिखने लग पड़ता है। वो सोच रहा होता है मैं क्या करूँ, मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। वो सोच रहा होता है अगर मैं देख नहीं सकता हूँ तो मुझे दूसरे इंसान की प्रेजेंस को सेंस करना पड़ेगा जो मेरे आसपास चढ़ रहा है। हाँ अगर मैं उनके मूवमेंट्स को सेंस कर पाऊंगा तो मैं कर सकता हूँ। अपना दिमाग मुझे खाली करना पड़ेगा, बेमतलब की फीलिंग्स को इग्नोर करना पड़ेगा, चढ़ने पे ध्यान देना चाहिए मुझे, अपने आप को सरपास करना है मैंने। फिर ऐसे वो धीरे धीरे करके एक जगह पहुंचता है, वहां से आगे रस्सी होती है। बोलते हैं
रस्सी? क्या मैं टॉप पे पहुंच गया? ये क्लिफ तो पूरे तरीके से सीधी यहाँ पे चल क्या रहा है? रोप्स क्यों है यहाँ पे? ऐसा तो नहीं कि शाम होने वाली है? जो वुयान होता है वो ऊपर खड़ा होता है, बच्चे बोल रहे होते हैं, मतलब हाँ, ले बोलते क्या ये ऊपर कौन खड़ा है? ये तो वुयान है, ये ऑलरेडी पहुंच गया है। वुयान ऐसे गंदा सा इशारा करता है हानली को, बोलता है कि तुम कचरे हो। हानली को गुस्सा चढ़ता है और वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम पछताओगे। फिर ऐसे हमें हानली का परिवार दिखाई देता है। हानली की बहन बोल रही होती है कि मदर, क्या भाई ट्रायल को पास कर पाएगा? उसकी मदर बोल रही होती है शायद नहीं, मैंने सुना है कि ट्रायल सबसे ज्यादा मुश्किल है, उसे पास करना खतरनाक होता है। हम ऑर्डिनरी लोग जो छोटे मोटे पक्षियों की तरह होते हैं, हम सिर्फ बड़े पेड़ों मतलब छोटे पेड़ों की ब्रांचेस में बैठ सकते हैं। हम कैसे फिनिक्स बन सकते हैं जो पूरे ग्रेट हेवन को रूल करें इतनी ज्यादा आसानी से? फिर से हमें हाल दिखाई देता है जो कि रोप को पकड़ के चढ़ रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि नहीं, मैं गिर नहीं सकता हूँ। वो अपने आप को स्टेबल करता है और चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि ऑलमोस्ट गिर ही गया था मैं थक चुका हूँ, शायद यहीं पे हार जाऊंगा मैं। तभी हमें जांग दिखाई देता है। वो बोलता है कि नहीं, गिव अप मत करो ब्रदरली, तुम। हाल उसकी तरफ देखता है, जांग भी पूरी कोशिश कर रहा होता है ऊपर चढ़ने की। वो बोल रहा होता है कि गिव अप मत करो, वो स्माइल करके बोल रहा होता है। हाल बोलता है ये जांगटा है, ये लड़का खुद भी थका हुआ है पर इसके पास अभी भी ताकत है ऐसे बात करने की। ठीक है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे ऊपर चढ़ना पड़ेगा। मेरी ताकत खत्म हो चुकी है पर मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसे पीछे कैसे हट सकता हूँ? तभी जो गार्डन होता है वो बोलता है कि अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद करो। वो इमोशनल ऐसा होता है और सेम चीज बोल रहा होता है। वो बोलता है कि शाम होने वाली है कुछ ही टाइम में, तुमने आधे दिन स्ट्रगल किया है, तुम और नहीं चढ़ पाओगे ऊपर। जितनी तुम्हारी करंट स्पीड है ये इम्पॉसिबल है गिवन टाइम में तुम्हारा ऊपर पहुंचना। तो स्ट्रगल करने से अच्छा तुम अपनी ताकत बचाओ, जब टाइम आएगा मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा, अभी के लिए बस करो। हार्ली बोलता है क्या? ऐसे कैसे बोल सकता है ये बोल रहा है कि बस करूं? मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। तो बाकी बच्चे भी बोल रहे होते हैं, मतलब ऐसे हार मान लेते हैं, बोलते हैं क्या खत्म हो गया? हम टॉप पे तो नहीं पहुंच पाए तो रुक ही जाते हैं, शायद हमारी हेल्प कर दे गार्डन, हमें नीचे पहुंचा दे। हार्ली बोल रहा होता है कि नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता हूँ। उसे अपनी बहन ही याद आ रही होती है। वो सोच रहा होता है कि मैं इतनी ऊपर पहुंच गया हूं, अब तो कोई रीजन ही नहीं बनता हार मानने का। अगर मैं गिव अप कर दूंगा तो क्या फायदा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और वो इंसान जिसने मुझे इतना नीचा दिखाया, मैं कैसे हार मान सकता हूँ? जांग ने मुझे मोटिवेट किया, मैं गिव अप नहीं करूंगा, ये मेरी खुद की इच्छा है। चाहे मैं टाइम से नहीं भी पहुंच पाऊंगा फिर भी मैं गिव अप नहीं करूंगा, मैं पक्का टॉप पे पहुंचूंगा, ये तो सिर्फ शुरुआत ही है। फिर ऐसे ही हाँ लिखा हाथ छूट जाता है, शायद वो नीचे गिरने वाला होता है। वो सोचता है कि अब तो क्या ही कर सकता हूँ मैं, मेरी जिंदगी। तभी गार्डन उसे उठा लेता है और वेल ऊपर उड़ा के पहुंचा देता है। हम माउंटेन के टॉप का सीन दिखाया था, वहाँ पे सब पहुंचे होते हैं, थके होते हैं। गार्डन बोलता है कि वेल टेस्ट यहीं पे एंड होता है, जो भी चढ़ नहीं पाया माउंटेन के ऊपर वो डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इस टाइम सिर्फ 7 ही क्वालिफाइड हैं, जो 6 हैं वो इनर सेक्ट के डिसिपल्स बन जाएंगे, वो हॉल ऑफ 100 फोर्जेस में जाएंगे। और एक और पर्सन जो काफी ज्यादा कमाल का था वो वू यान है। वो पहला इंसान था जो इस पहाड़ पे चढ़ा, काफी ज्यादा कमाल की इसने परफॉर्मेंस दिखाई है। इसको 7 वंडर हॉल में भेजा जाएगा स्किल्स को सीखने के लिए। ऐसे काफी ज्यादा चेयरिंग हो रही होती है। गार्डन बोलता है बाकी के जो हैं वो सिल्वर कलेक्ट करो और वापस अपने घर चले जाओ तुम। हाल ही बैठा होता है, सोच रहा होता है कि लास्ट में मैं फिनिश ही नहीं कर पाया, मुझे माफ कर दो, मैंने सभी को डिसअपॉइंट किया। तभी गार्डन बोलता है कि 1 मिनट रुको जांग टाई हानली, ऐसे तुम टॉप पे नहीं पहुंच पाए क्लिफ पे टाइम पे, पर जो तुमने हिम्मत दिखाई है काफी ज्यादा कमाल की थी। तुम अपनी फाउंडेशन इस स्कूल में बनाओगे और तुम्हारा टेस्ट दोबारा होगा 6 मंथ में। हानली काफी खुश हो जाता है और बोलते हैं कि काफी कमाल की बात है। जांग भी बोल रहा होता है कि अब हम 7 मिस्टी माउंटेन के मेंबर्स हैं। गार्डन बोलता है कि तुम सिर्फ रजिस्टर्ड डिसिपल हो, अगर तुम एग्जाम को पास नहीं करोगे तो तुम्हें वापस भेज दिया जाएगा, ऐसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ऐसे जैसे एग्जामिनेशन खत्म हो गया, जो टीनेजर्स थे, बच्चे थे, वो माउंटेन के नीचे गए, उन सभी में अलग अलग फीलिंग थी। हाल सोच रहा होता है कि ये वुयान बच्चा क्यों नहीं जा रहा नीचे, वो अपने शायद किसी अंकल से बात कर रहा होता है। इंस्ट्रक्टर बोलता है चिंता मत करो, ये तुम्हारी तरह नहीं है, ये कोर डिसिपल है जिसे एक स्पेसिफिक जगह पे भेज दिया जाएगा जो कि होल ऑफ 7 एक्सट्रीमिटीज है। जैसे ही अपनी स्टडीज को कंप्लीट करेगा ये एटलीस्ट एक लो प्रोटेक्टर तो बनेगा ही। अगर इसकी बहन की शादी सेकंड पैट्रियार्च माँ के साथ नहीं हुई होती और वो उसकी सेकंड वाइफ नहीं बनती तो क्या ही होता है इसका। मतलब वैसे आपस में इंस्ट्रक्टर्स बात कर रहे होते हैं, मतलब वो हेट ही कर रहे होते हैं वो यान को। दूसरा इंस्ट्रक्टर पहले वाले इंस्ट्रक्टर के मुंह को बंद करवाता है, बोलता है कि चुप हो जाओ, अगर कोई तुम्हारे सुन लेगा ऐसे बात करते हुए तो तुम्हें मरना पड़ेगा। फिर हमें माउंटेन के पीछे का सीन दिखाया था, मतलब बैम्बू फॉरेस्ट का। गार्डन ढुकने को बोलता है बच्चों को, एक इंसान चला होता है वहाँ पे खांसते हुए। गार्डन पूछता है कि बताओ अपने आप को, तुम कौन हो? वो मो जुरैन होता है। गार्डन बोलते हैं तो डॉक्टर मो है। गार्डन उसे ग्रीट करते हैं, वो बोलते हैं कि कैसे हो तुम? जो डॉक्टर मो होता है वो बोलता है अच्छा नए डिसिपल्स आए इस बार। गार्डन बोलते हैं कि हमने इस टाइम कुछ रजिस्टर्ड डिसिपल्स को भी
एक्सेप्ट किया है। डॉक्टर मो बोलता है कि मेरे पास अभी लोगों की कमी है और मुझे एक पिल मेकिंग लड़का चाहिए और मेडिसिनल हर्ब्स को इकट्ठा करने वाला डिसिपल। क्या तुम इन दोनों को भेजोगे? गार्डन बोलता है कि ठीक है। हार्ली बोलता है कि भाई ये क्या चीज है, मतलब कहाँ भेज रहे हो तुम हमें? गार्डन बोलता है कि चुप रहो तुम, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि तुम डॉक्टर मो के अंडर काम कर रहे हो। फिर हमें डॉक्टर मो का घर दिखाई देता है जो कि शनसाओ वैली में होता है। डॉक्टर मो बोलता है कि अब से तुम मेरे रजिस्टर्ड डिसिपल हो, तुम मुझे मास्टर मो बोल सकते हो या फिर डॉक्टर मो। मैं तुम्हें कुछ स्किल सिखाऊंगा जिससे तुमने मेडिसिन को रिफाइन करना है, हर्ब्स को इकट्ठा करना है, तुमने लोगों को बचाना और हील करना है। पर मैं तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूला सिखा दूंगा, मतलब दे दूंगा, जिससे तुम खुद कल्टीवेशन कर सकते हो। तो 6 मंथ के बाद मैं पता लगाऊंगा कि तुमने कितनी टेक्निक सीखी हुई है। अगर तुम पास नहीं होगे तो मैं तुम्हें निकाल दूंगा यहाँ से, समझ रही हो तुम? हार्ली बोलते ठीक है। डॉक्टर बोलते कि मैं थक गया हूँ, तुम जा सकते हो, सुबह मिलना मुझसे। हार्ली सोच रहा होता है कि मुझे पता नहीं, मैं काफी दबा दबा फील कर रहा था, क्या मैं नर्वस था? तो वैसे बाहर होते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं। हार्ली बोलते हैं ब्रदर जांग, अब हम क्या करें? जांग टाई भी बोलते हैं मैं भी सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो गार्डन होता है आगे, गार्डन का नाम जांगजुन होता है। वो दोनों उसके पास जाते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? जांगजुन बोलता है कि मुझे जाना और अरेंज करना है प्रैक्टिस को जो बाकी रजिस्टर्ड डिसिपल्स करने वाले हैं। हार्ली बोलता है ब्रदर प्लीज हमें भी अपने साथ ले चलो। जांग बोलता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? तुम डॉक्टर मो के लोग हो, अब तुम नहीं ज्वाइन करोगे ट्रेनिंग में, तो यहीं पे रुको तुम। वो फिर वहीं पे रह जाते हैं। हार्ली बोल रहा होता है अब हम क्या करें? जांग बोलता है कि हमने टेस्ट तो पास कर लिया पर हम अभी भी मार्शल आर्ट्स को प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। हार्ली बोलता है कि हम इतने अनलकी क्यों हैं, हम उस बूढ़े इंसान से क्यों मिले, हमने सिर्फ दवाइयां इकट्ठी करनी है, इतनी मेहनत हमने बेमतलब के लिए की, अब हमें सिर्फ हर्ब्स खोदने हैं? कितनी बुरी किस्मत है, ये तो जरा भी डिफरेंट नहीं है जो मैं घर में करता था। काफी सैड होता है। हार्ली बोल रहा होता है ब्रदर जांगटाई मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। वो कुछ बता ही रहा होता है, बोलता है कि अब हम रजिस्टर्ड डिसिपल बन गए हैं, अगर हम हाफ ईयर में पास नहीं भी करेंगे फिर भी हम एक आउटर डिसिपल बन सकते हैं। वो स्टेटस काफी ज्यादा कमाल का है एक रेस्टोरेंट को चलाने के लिए, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, किस्मत अच्छी होगी, हम रिस्पेक्टेबल होंगे, इसलिए हम जाने देते हैं। हम टेस्ट में फेल हो जाते हैं। फिर वो ऐसे ही बच्चों को बात करते हुए सुन रहे होते हैं। एक बोल रहा होता है मैंने सुना कि तुमने बच्चों को मारा। दूसरा बोल रहा होता है कि हाँ वो आउटर डिसिपल था, वो डिसरिस्पेक्ट दिखा रहा था इनर डिसिपल को, वो खुद की कबर खोद रहा था, मैंने उसे बस पीटा ही है। वो घुटनों पे झुक के माफी मांगी उसने। आउटर डिसिपल्स कुछ भी नहीं है हमारे सामने, वो सिर्फ ऐਵੇਂ ही हमारा काम कुम करते हैं। कितना ज्यादा अच्छा है इनर डिसिपल होना। फिर ऐसे ही हार्ली को मोटिवेशन आ जाती है कि नहीं हमें पास करना पड़ेगा, हमें इनर डिसिपल बनना पड़ेगा, हम ऐसे दूसरों के काम नहीं कर सकते हैं। वेल इसी तरीके की मोटिवेशन चाहिए जिंदगी में। सुबह होती है, वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। जो जोंग होता है, मतलब जो हार्ली का दोस्त होता है, वो बोल रहा होता है कि आज मिस्टर मो हमें एक सीक्रेट सिखाएंगे, मुझे लगता है मैं उसे याद नहीं कर पाऊंगा। हार्ली बोलता है चिंता मत करो मैं हूं ना। फिर वहां पे पहुंच जाते हैं। मिस्टर मो बोल रहा होता है आज मैं तुम्हें ट्रिक सिखाऊंगा, इसे तुम्हें याद रखना है और ये टॉप सीक्रेट है, बिना किसी परमिशन के मेरे, तुम्हें बताना नहीं है किसी को भी, सिर्फ तुम दोनों को ही पता होगा। अब तुम उसे ले लो मुझसे, सीखो और चले जाओ यहाँ से। वो हाँ कर देते हो, सोच रहे होते हैं कि वाह ये तो काफी ज्यादा कमाल का है। वैसे देख रहे होते हैं, हाल ही सोच रहे होते हैं कि मुझे याद करना ही पड़ेगा किसी तरीके से जो भी मिस्टर मो बोलने वाले हैं। मिस्टर मो बोल रहे होते जो ट्रिक है वो, मतलब ऐसे कुछ भी बोल देता है वो, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा होता है। वो कुछ समझ नहीं पा रहे होते हैं, वो ऐसे खड़े होते हैं हैरान होके। हाली बोल रहा होता है क्या मैं तो कुछ भी समझ नहीं पाया। मिस्टर मो बोल देता है कि अब प्रैक्टिस करने की बारी है, जाओ तुम, मुझे तंग मत करो। वैसे बाहर होते हैं और कंफ्यूज होते हैं काफी ज्यादा। हाली जांग से पूछते तुम्हें समझ आया? जांग बोलता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, अब क्या करें? तभी जो इंस्ट्रक्टर होता है वो हमें बाहर दिखाई देता है, वो उन दोनों को आवाज लगाता है। वो दोनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि तो ब्रदर जुन है। जुन बोलते हैं कि क्या हुआ बताओ मुझे। इंस्ट्रक्टर ने बता देता है कि जो मिस्टर मो है उन्होंने मुझे बोला कि तुम बाकी बच्चों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो, तुम बेसिक सीख सकते हो। फिर मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ट्रेन कर रहे होते हैं। हाल काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे भी वहाँ पे प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। सब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, मतलब जो वुडन लोग होता है उसके अगेंस्ट में लड़ रहे होते हैं। हाल ही बोल रहा होता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, क्योंकि वो हमें सिखाता ही कुछ नहीं है, अगर हम बाकियों के साथ होंगे तो हमारे पास मौका होगा ताकतवर बनने का। तभी एक इंसान वहाँ पे आके बोल रहा होता है ये तो वही बच्चे हैं जो कि जड़ी बूटियां इकट्ठी करते हैं। वो हंस रहा होता है, वो मतलब कुछ अलग से लोग होते हैं, मतलब नेम डिसिपल होता है जियांग, किसी फेमस घर का। बेसिकली वो उन इंसानों की तारीफ कर रहे होते हैं जो टॉप के होते हैं। इंसान बोल रहा होता है कि मैंने सुना कि तुम्हारा टाइम ठीक नहीं चला हुआ है, तुम्हें डॉक्टर सिर्फ मेडिसिन को उठाने के लिए भेजता है यहाँ वहाँ। डॉक्टर क्या कर रहा है, तुम मेडिसिन पकड़ रहे हो ना? हाल ही गुस्सा हो जाता है, सोच रहे होते हैं क्या बकवास कर रहा है ये, यहाँ पे है तो इसका मतलब ये भी स्टूडेंट है। वो ऐसे मजाक ही बना रहे होते हैं हार्ली का, पर हार्ली कुछ नहीं कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कमजोर हूँ। वैसे सीनियर जो होते हैं इंस्ट्रक्टर
उसके पीछे पीछे चले होते हैं। हमें शाम का टाइम दिखाई देता है। हार्ली बोल रहे होते हैं, मैं क्या क्वेश्चन पूछ सकता हूँ तुमसे? मिस्टर मो का स्टेटस क्या है? पहले मैं चाहता था कि मैं ऐसे ही प्रैक्टिस करूँ, हार्ड वर्क करूँ, कुछ सीखूँ और मेरा फ्यूचर अच्छा होगा, बट अब मैं मिस्टर मो के साथ हूँ तो मुझे फील हो रहा है कि मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। इंस्ट्रक्टर बोल रहा होता है कि तुम सबसे ज्यादा किस्मत वाले हो बच्चे, तुम्हें पता भी है मिस्टर मो की कितनी इज्जत है। जो ओल्ड मो है वो ओरिजिनली डिसिपल नहीं थे 7 प्रोफाउंड सेक्ट के। एक टाइम पे जो हमारा लॉर्ड था वांग लू, वो दुश्मनों के ट्रैप में फंस गए थे और काफी ज्यादा चोटें लगी हुई थी, वो मरने वाले थे। पर जो डॉक्टर था, मतलब जो मिस्टर मो था, वो आए और उन्होंने ठीक कर दिया मास्टर को, मास्टर की जिंदगी बचा दी। मास्टर काफी ज्यादा खुश थे कि ओल्ड मो ने ऐसे उन्हें ठीक किया। और मास्टर ने भी पता लगाया कि जो मास्टर मो है उनकी जो शरीर है वो मार्शल आर्ट्स लर्न करने के लिए अच्छा है। फिर मास्टर ने उन्हें बुला लिया और उन्हें सिखाना स्टार्ट कर दिया। जो इंपीरियल एंसेस्टर होल है, 100 ब्लैक स्मिथ होल है, 7 ग्रेट होल है और ब्लड ब्लेड होल है, ये 4 मेन होल्स हैं। मेरे डिसिपल्स को दिक्कत है, तुम ठीक जगह चले हुए हो, उन गेट्स के कंपैरिजन में हो तुम। मिस्टर मो डेप्यूटी मास्टर से ज्यादा रिस्पेक्टेबल है। हाली सोच रहे होते तुम मिस्टर मो अच्छे हैं, अब मैं अपना बेस्ट करूंगा। मिस्टर मो ने बोला कि हम फर्स्ट लेवल को कल्टीवेट कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स के, उसका नाम हमें पता नहीं है। 6 मंथ की ट्रेनिंग के बाद मुझे एग्जामिनेशन पास करनी पड़ेगी, मुझे अपना पूरा करना पड़ेगा अभी, मतलब जिसे बोलते हैं कि पूरे तरीके से कॉन्सेंट्रेट करके एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मिस्टर मो ताकतवर है, मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसे पावर से फील हो रही होती है, उसे हीट फील हो रही होती है, वेल वो हीट कहीं और से निकल जाती है। वो बोलता है कि ये हो क्या रहा है। फिर ऐसे ही मतलब कल्टीवेट करने की कोशिश तो वो कर रहा होता है, पर एक्चुअल में वो कुछ गेन नहीं कर पा रहा होता। जो वो जियांग डिसिपल होता है वो बोल रहा होता है कि मैं सेकंड लेवल में पहुंच गया हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाए। फिर ऐसे ऐसे दिन बीतते जा रहे होते हैं। वो इंसान बार बार आके हार्ली को तंग कर रहा होता है, अपने चीजें बता रहा होता है, लाइक उसने पेड़ तोड़ दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, पर हार्ली कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो उससे हो ही नहीं रहा होता कुछ भी। हर दिन ऐसे बीत रहा होता है, वो सुन रहा होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर कुछ अचीव नहीं कर पा रहा होता। हार्ली सोच रहा होता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, मुझे ऐसे लड़ते रहना है। उसकी उंगलियां बिल्कुल सूज गई होती हैं, पर मिस्टर मो उसे बता देता है कि उसके जो हाथ हैं उसको एक्चुअल में फ्रैक्चर हो गया होता है, बट मिस्टर मो ठीक कर देते हैं उसे। हार्ली सोच रहा होता है कि शायद मेरी किस्मत ही खराब है, मैं नहीं कर सकता हूँ कुछ भी। वो प्रैक्टिस कर रहा होता है पर नहीं कुछ अचीव कर पा रहा होता। बाकी सब सही तरीके से कल्टीवेट कर पा रहे होते हैं। हार्ली और जांग बैठे होते हैं एक जगह पे। हार्ली बोलता है कि मुझे दोबारा फार्मिंग करने के लिए जाना पड़ेगा, मैं आम इंसान ही हूँ, इतने ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद मैं कुछ नहीं फील कर पाया, मुझे लगता है कि मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं है कि मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। जांग बोलता है तुम्हें जरा भी चिल फील नहीं हुआ, ठंडा सा फील नहीं हुआ? हार्ली बोलते क्या तुम्हें नहीं हुआ ऐसा कुछ फील? जांग बोल रहे होते नहीं, मुझे कुछ भी फीलिंग नहीं आ रही थी। सुन के हार्ली बोलते हैं सच में ब्रदर जांग, तो अगर मैं कुछ फील कर पा रहा हूँ तो ये अच्छी चीज है। जांग बोलता है हाँ, जब मैं गिव अप करने का सोचता हूँ तुम मेरे दिमाग में आ जाते हो, तुम हार्ड वर्क करते हो तो मुझे भी मन करता है हार्ड वर्क करने का। हमें साथ में काम करना है ताकि हम इनर डिसिपल बन जाएं और अपनी जिंदगी की काफी ऊंचाई पे खड़े हों दोनों साथ में। फिर ऐसे उन दोनों को मोटिवेशन आती है और वो फिर से कल्टीवेट करने लग जाते हैं। फिर हमें ट्रेनिंग ग्राउंड्स का सीन दिखाया था अगले दिन का। 4 मंथ हो गए थे सेक्ट को ज्वाइन किए हुए, जो टेस्ट था वो फाइनली आ गया था। वो दिन आ चुका था जब उनको अपने रिजल्ट दिखाने थे कि उन्होंने इस टाइम में क्या सीखा है और क्या पाया है। हार्ली और जांग एक जगह पे खड़े होते हैं। जांग बोल रहा होता है, मतलब हार्ली बोल रहा होता है कि उस चीज को याद करते करते मर गया, मैं बोर हो गया, मतलब एक तरीके से बोरियत से मर गया। ये अच्छी बात है कि अब चीजें फाइनली आ गई हैं। वो जांग को पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है स्किल यूजलेस है? आधा साल कल्टीवेट करने के बाद अब मुझे सेंसेशन फील हो रही है अपने पेट में। वो कुछ खा रहे होते हैं। जांग बोल रहा होता है कि हाँ ऑफ कोर्स, मैं तो अभी भी कुछ नहीं फील कर पा रहा हूँ। तभी जांग वहां पे आ जाता है फिर से तंग करने के लिए और बोल रहा होता है कि मेडिसिन इकट्ठा करने वालों, मुझे हर जगह मिल जाते, तुम कर क्या रहे हो यहाँ पे? तुम टेस्ट में तुम कुछ नहीं कर पाओगे क्या? तुम मुझे देखने के लिए आए हो कि मैं पास कैसे होता हूँ? जब मैं इनर डिसिपल बन जाऊंगा तो मैं तुम्हें 2 सिल्वर दे दिया करूंगा। उसका साथी बोल रहा होता है पर ये ऐसे भिखारी नहीं बन जाएगा अगर ये तुमसे सिल्वर लेंगे तो। वैसे हंस रहे होते हैं। जंग बोल रहा होता है कि आज के बाद मैं ऑफिशियल डिसिपल बन जाऊंगा, अच्छी जिंदगी जीऊंगा मैं, तुम हमेशा से ऐसे मेडिसिन इकट्ठे करने वाले ही रहोगे। हार्ली को जांग गुस्सा होता है। जांग उसे शांत होने के लिए बोलता है और वो वहां से भाग जाते हैं उन्हें तंग करने के बाद। फिर ऐसे जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी को इकट्ठा होने के लिए बोलता है और अनाउंस करता है कि आज का टेस्ट लास्ट टाइम की तरह आसान नहीं होगा। आधा साल हो गया है, हमें यूजलेस लोग नहीं चाहिए। अगर तुम एलिमिनेट हो जाओगे तो अपना सामान पैक करके यहाँ से चले जाना। चलो टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो पहला राउंड है वो वार्म अप एक्सरसाइज होगा। तुमने उसमें वेल पेड़ को पंच मारना है, तुम्हें बड़े बड़े पेड़ तोड़ने हैं। दूसरा टेस्ट है जिसमें तुम्हें अपने सर के बाहर 6 घंटे के लिए खड़े होना है। जो तीसरा टेस्ट है उसमें तुमने 7 प्रोफाउंड रिवर को स्विम करना है। जियांगी सुन के हैरान हो जाता है और सुन पड़ जाता है। वो बोल रहे होता है कि वार्म अप
ही का वार्म अप है। हाली और जांग नॉर्मली देख के एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि तुम्हें पता है इनका टेस्ट मो लेने वाला है, जो मिस्टर मो होता है मतलब इनका मास्टर। बच्चों की हालत ख़राब हो जाती है क्योंकि उन्हें 20 पेड़ तोड़ने होते हैं। जांग और हाली मज़े ले रहे होते हैं उनके कंप्लीट उनके सारे टेस्ट को देखते वक्त, मजाक बना रहे होते हैं उनका। जांग ऐसे पड़ा होता है थक हार के सभी टेस्ट को पास करके। वो बोल रहा होता है कि मैं फाइनली कर बैठा, तुम इंतज़ार करना। फिर ऐसे वो मरने वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा थक गया होता है। इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि जो सेकंड राउंड टेस्ट का वो स्टार्ट होता है अब। जियांग बोलता है क्या? जो सेकंड राउंड होता है वो भी काफ़ी खतरनाक होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं उनकी उस टेस्ट में, जैसे फिश लोग से बच रहे होते हैं, वो रस्सी से कूदना होता है उन्हें। हान बोल रहा होता है कि बेटा जियांग तुम कर सकते हो, वो एंजॉय कर रहे होते हैं एप्पल्स खाते हुए। हान ली जियांग के पास जाके बोलता है कि तुम इतने भी खास नहीं थे, तुम एलिमिनेट हो गए, बार बार हमें तंग करने के लिए शुक्रिया, पर तुम भी क्या ही कर पाए। जियांग बोलता है अगर मैं नहीं बन पाया तो तुम कैसे बनोगे हान ली। हान ली बोलता है कि तुम बेवकूफ़ हो, हमें बस एक चांट को रिसाइट करना था जो डॉक्टर मो ने हमें सुनाई थी। वो सुन के हैरान होकर बोलता है क्या? हार्ली जांग को बोलते हैं कि चलो चलते हैं, हमें याद करना है। तो वहाँ से चले जाते हैं। हमें गॉड हैंड वैली का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे मास्टर मो बैठा होता है और बोलते हैं क्या तुम तैयार हो? वो दोनों नर्वस होते हैं पर बोलते हैं कि हम तैयार हैं। फिर वो अपनी कल्टीवेशन दिखाने लग जाते हैं मास्टर के सामने। वो जांग का हाथ चेक करता है मास्टर मो, पल्स नोट कर रहा होता है। मास्टर मो का रिस्पॉन्स काफ़ी ज़्यादा बेकार होता है जांग को देख के। जांग सोच रहा होता है कि मेरी किस्मत खराब है मुझे लगता है। वो हार्ली की तरफ आ रहा होता है, वो बोलता है कि अपना हाथ दो। हार्ली सोच रहा होता है क्या मैं यहाँ पे नहीं रह पाऊंगा, क्या मैं मजाक बन जाऊंगा सभी बच्चों के सामने। मिस्टर मो हाथ टच करता है, मतलब पकड़ता है हार्ली का। हार्ली सोच रहा होता है कि दर्द हो रही है मुझे ठंडा फील हो रहा है। वो एल्डर मो के हाथों की तरफ देख के सोच रहा होता है कि ये तो एक जिंदा इंसान के हाथ लग ही नहीं रहे हैं, जो स्केलेटन की तरह है, ये तो कितने ज्यादा डरावने हैं। मो होता है मतलब मास्टर मो, वो बोलने लगा होता है मैं क्या ही विश्वास कर रहा था, कुछ भी नहीं है। तब वो कुछ फील करता है, उसे कुछ एनर्जी फील होती है। वो हैरान हो जाता है और बोलता है कि जल्दी से एक बार दोबारा चैंट करो। हार्ली सोच रहा होता है कि एकदम से क्या हो गया है, ये मतलब इतने ज्यादा टाइटली क्यों पकड़ रहे हैं मेरी बाजुओं को। इस ओल्ड मैन का एक्सप्रेशन बड़ा गंदा सा लग रहा है मुझे, क्योंकि मतलब वो एक्साइटेड होता है मास्टर और बोल रहा होता है कि मुझे पास से देखने दो। उसका दिल काफी ज्यादा जोर से धड़क रहा होता है मास्टर मो का। मास्टर मो अपना हाथ हार्ली के पेट की तरफ लाता है। मास्टर मो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ये काफी अच्छा है, सच में काफी अच्छा है। हार्ली बोलते मास्टर अच्छा क्या है? मास्टर मो काफी ज्यादा जोर जोर से हंस रहा होता है, बोलते कि हाँ ये सही है, यही एग्जैक्टली मैं चाहता था। वो काफी ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है। हार्ली काफी कंफ्यूज होता है। मास्टर मो ऐसे ही बोल रहा होता है कि अगर इच्छा होती है तो चीजें हो ही जाती हैं, कोई गलती नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। हार्ली कुछ समझ नहीं पा रहा होता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। मास्टर मो इस तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, उसके शरीर में क्या पाया गया है जिस चीज ने मास्टर मो को इतना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। मिस्टर मो बोल रहा होता है कि काफी ज्यादा अच्छा है, आज से तुम मेरे ऑफिशियल डिसिपल हो। ये सुन के हार्ली काफी ज्यादा खुश हो जाता है, पर वो जांग टाई को बोल देता है कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है मुझे, अपनी चीजें पैक करो और यहाँ से चले जाओ। हार्ली बोल रहा होता है कि अगर जांग टाई चला जाएगा तो मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ पे बिना मेरे भाई के, मेरा पॉइंट क्या कल्टीवेट करने का। तब मिस्टर मो बोल देता है पर मेरे पास एक और मेंटल कल्टीवेशन का मेथड है जो कि तुम जैसे शरीर वाले लड़के के लिए अच्छा है। ये जो मेथड है काफी ज्यादा ताकत देता है, वेपन्स काम नहीं करते हैं उसके अगेंस्ट में और ना ही एलिमेंट्स काम करते हैं, पर ये जो कल्टीवेशन का तरीका ये काफी ज्यादा टॉर्चर से भरा हुआ है और मुश्किल है, कोई कभी इसे यूज नहीं करता। मैं सोच रहा हूँ कि तुम करोगे। जांग टाई बोलता है मैं करूंगा। वो मान जाता है। जांग टाई बोल रहा होता है कि मैं हार्ली के साथ रहूंगा और ताकतवर बनूंगा तो मैं करना चाहता हूँ। हार्ली बोल रहा होता है कि वेपन्स के अगेंस्ट में तुम जीत पाओगे, कितना ज्यादा कमाल का है। मिस्टर मो बोलता है, मतलब मिस्टर मो देख ही रहा होता है उन दोनों को ऐसे खुश होते हुए। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि चलो ठीक है। फिर वो काफी खुश होते हैं दोनों। फिर ऐसे 2 मंथ पास हो जाते हैं। कोई 2 इंसान मटेरियल्स को इकट्ठा करके मिस्टर मो के पास रख के चले जाते हैं। वो जो लोग होते हैं वो जाते हुए देख रहे होते हैं एक स्टोन हाउस को। वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये तो स्टोन हाउस है, ट्रेनिंग ग्राउंड, जो कि एल्डर्स या फिर होल मास्टर्स जो होते हैं हमारे सेक्ट के वही यूज कर सकते हैं। डॉक्टर मो ने एक्चुअल में एल्डर्स को मना लिया इस स्टोन हाउस को रिपेयर करने के लिए, हार्ली के लिए। वाओ, कुछ ज्यादा ही इसे चीज नहीं दे रहे हैं, किस तरीके का जीनियस है वो। हमें हार्ली दिखाई देता है। 2 मंथ हो गए थे और हार्ली डिसिपल बन गया था। अब तुम बोल सकते हो कि मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका था वो गॉड हैंड वैली में। जब से वो टेस्ट को उसने क्लियर कर लिया था तो एल्डर मो उसे काफी ज्यादा अच्छे से ट्रीट कर रहे थे। स्टोन हाउस बनाया उसके लिए, काफी ज्यादा मेडिसिन दी उसके
के लिए ताकि वो ताकतवर बन जाए। उसके शरीर को स्ट्रॉन्ग बना रहा था मिस्टर मो और उसकी कल्टीवेशन में भी हेल्प कर रहा था। जब उसने ब्रेक थ्रू किया था फर्स्ट लेयर को तो उसके मेरिडियंस काफी ज्यादा टूट चुके थे। एल्डरमो काफी ज्यादा नर्वस था और वो हमेशा उसके साथ रहता था उसकी केयर करने के लिए। इसी वजह से ऐसी बातें भी फैल रही थी जो कि ज़ांग टाई ने बताई होती है हाल ही को, कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कि तुम एल्डरमो के खोए हुए बच्चे हो। जिन डिसिपल्स को पता नहीं था हाल ही की सिचुएशन के बारे में वो उसे बुरी नजर से देखते थे। ऐसे सभी काफी ज्यादा फ्रेंडली थे पर एल्डरमो ने उसे बोला हुआ था कि तुम्हें कोई दोस्त बनाने की जरूरत नहीं है। हाल ही एक जगह पे होता है जो कि मतलब माउंटेन्स के पीछे का रास्ता होता है। हाल ही सोच रहा होता है कि मुझे भीख मांगनी पड़ी एल्डरमो के सामने इस मेडिसिन को पाने के लिए। वैली मेडिसिन काफी ज्यादा काम में आएगी ज़ांग टाई की इंजरीज को ठीक करने के लिए। वो वाटरफॉल के नीचे कल्टीवेट कर रहा है। एलिफेंट आर्मर टेक्निक जो है उसकी वो काफी ज्यादा खतरनाक और मुश्किल है। हर टाइम मैं उसे देखता हूँ तो वो काफी ज्यादा दर्द में होता है। मेरा दिल खतरनाक तरीके से धड़कता है उसे ऐसा देख के। अगर मुझे पता होता ऐसा होता तो मैं कभी उसे करने नहीं देता ये चीज। हाल ही चला होता है उसका पैर किसी चीज से टकराता है, काफी ज्यादा जोर से चिल्लाता है। हमें वाटरफॉल के बाहर का सीन दिखाया था, वहाँ पे एक हट होता है। ज़ांग टाई वहाँ पे पहुंच जाता है प्रैक्टिस करने के बाद। तभी हाल ही जल्दी से दरवाजा खोलता है लात मार के और बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रही है। वो चिल्ला ही रहा होता है ऐसे। ज़ांग टाई पूछता है क्या हुआ तुम्हें। हाल ही बोलता है कि इसको ओपन करो। वो अपने हाथ को आगे करता है। उसके हाथ में एक छोटी सी जेड की फ्लास्क होती है, मतलब छोटी सी बोतल। हाल ही बोल रहा होता है कि सारी गलती इसकी है। ज़ांग टाई बोलता है ये कैसे गलती कर सकता है, ये तो छोटी सी बोतल है। हाल ही बोलता मुझे नहीं पता किस इडियट ने वहां पे रोड के ऊपर फेंकी हुई थी ये, मेरा पैर टकरा गया इससे। ज़ांग टाई हाल ही के पैर को बांध देता है, ठीक कर देता है। हाल ही बोल रहा होता है कि वो हीलिंग मेडिसिन जो मैंने तुम्हारे लिए लाई थी वो मैंने खुद के ऊपर यूज कर ली। क्या बेवकूफ हूँ मैं। ज़ांग टाई बोलता है चलो कोई बात नहीं। वो उस जार को ओपन करने की कोशिश करता है क्योंकि वेल हाल ही से नहीं खुल रहा होता। ज़ांग टाई अपनी पूरी ताकत लगा रहा होता है जो कि एलिफेंट आर्मर टेक्निक की होती है, पर एक्चुअल में नहीं खुलता। वो बोलता है मैं नहीं खोल पा रहा हूँ इसे। हाल ही बोलते क्या तुम सीरियस हो। मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं नहीं खोल पा रहा हूँ क्योंकि मतलब मैं कमजोर सा हूँ, पर तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो कि नहीं खोल पा रहे हो। और अगर ये खुल नहीं रही है तो ये और ज्यादा मिस्टीरियस बनती जा रही है। तो मतलब क्या करें हम, इसे इसके ओनर को वापस कर दें। ऐसे वो काफी ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं, हैमर से मार रहे होते हैं, पर उस बोतल को कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा होता। वह एंड में हार मान जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। हाल ही पूछ रहा होता है कि ज़ांग टाई तुम्हारी ट्रेनिंग काफी ज्यादा टफ है ना। ज़ांग टाई बोल रहा होता है ठीक है, एल्डरमो ने मुझे बोला कि ये जो टेक्निक है ये और ज्यादा मुश्किल बनती जाएगी टाइम के साथ, तुम बताओ। हाल ही बोल रहा होता है कि मैं शायद मतलब सबसे ज्यादा यूजलेस हूँ अभी 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट में। इसके बारे में बात ही नहीं करते। एल्डरमो ने बोला कि मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग मेरे रास्ते में आएगी मेरी कल्टीवेशन के, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया लर्न करने के लिए। ज़ांग टाई बोलते चिंता मत करो, जब मैं एक शेर को अपने हाथों से फाड़ दूंगा या फिर लेपर्ड को तब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अभी मुझे प्रैक्टिस करने की जरूरत है। हाल ही बोल रहा होता है पर तुम्हारी एलिफेंट आर्मर टेक्निक काफी ज्यादा टॉर्चर भरी है, पर अगर तुम ट्रेन नहीं करोगे तो एल्डरमो तुम्हें वापस भेज देंगे। वो फिर ऐसे ही ट्रेनिंग करने की सोचते हैं एंड तक। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है हाल ही के घर का। हाल ही सोते हुए देख रहा होता है उस जेड को, मतलब उस बोतल को। सोच रहा होता है कि किस चीज से बना है ये, इतना ज्यादा टफ है और इतना हैवी है। फिर वो ऐसे सो जाता है। वो सोया होता है तभी उसे काफी ज्यादा ठंड फील हो रही होती है। वो उस बोतल की तरफ देखता है, बोतल से कुछ अलग सी एनर्जी रिलीज हो रही होती है। वो डर के उस बोतल को फेंक देता है। वो बोतल की तरफ देख के सोच रहा होता है बोतल ये है क्या। वो कुछ लाइट को फील कर पा रहा होता है। वो बोलता है ये बोतल इन छोटे लाइट बोल्स को अब्जॉर्ब कर रहा है, ऐसे ठंडा फील हो रहे हैं। ये है क्या चीज, ये आए कहां से है। ये स्काईलाइट है, ऊपर से आ रही है ये एनर्जी सी, ये अंदर की तरफ आ रहे हैं बाहर से। इसका मतलब अगर मुझे ज्यादा लाइट इकट्ठे करनी है तो मुझे बाहर जाना चाहिए। फिर वो बाहर जाता है और वहाँ काफी ज्यादा लाइट के बोल्स को इकट्ठा कर रहा होता है जार में। वो सोच रहा होता है कि वेल सही है, अगर मैं इसे बाहर रखूंगा तो ये ज्यादा लाइट को अब्सॉर्ब कर पाएगा। ये छोटी सी बोतल सच में कुछ कमाल की चीज है, मुझे काफी अच्छी लग रही है। ये किस तरीके की चीज होगी, किस तरीके का ट्रेजर होगा ये। अगर मैं इसे हर दिन लाइट अब्सॉर्ब कराऊंगा क्या पता क्या हो, शायद मुझे सीक्रेट्स का पता लग जाए इस बोतल के। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया था। मिस्टर मो काफी ज्यादा डांट रहा होता है हार्ली को। बोल रहा होता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम हर दिन सो ही क्यों रहे हो। हार्ली बोलता है मतलब वो चुपचाप सुन नहीं रहा होता है। मिस्टर मो बोल रहा होता है कि इतने ज्यादा स्पिरिट मेडिसिन मैंने तुम्हारे ऊपर वेस्ट किए, तुम कल्टीवेशन को सीरियसली क्यों नहीं ले रहे हो कभी। मतलब हार्ली बोल रहा होता है मैं दोबारा नहीं करूंगा। वो सोच रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा टाइम उस पोर्टल को ओपन करने में लगा रहा हूँ तो मैं कल्टीवेशन मिस कर दे रहा हूँ। फिर हमें 8 नाइट का सीन दिखाई देता है। जो जार होता है उससे ग्रीन कलर की एनर्जी आसमान की तरफ जा रही होती है। उस बोतल के ऊपर कुछ लिखा होता है। हार्ली बोल रहा होता है कि मैं एक सिंगल वर्ड को भी नहीं समझ पा रहा हूँ, पर पोर्टल खुल जाती है आसानी से। उसके हाथ
सभी कांप रहे होते हैं उस बोतल को खोलते हुए देख के। वो अंदर देखने की कोशिश करता है। उस बोतल के अंदर एक पानी की बूंद होती है। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है कि एक पानी की बूंद। वो हंस रहा होता है, वो बोलता है कि मैं इतने ज्यादा दिनों से क्या कर रहा था, इतना कुछ, वो भी एक पानी की बूंद के लिए। मेरा ट्रेजर कहाँ है मेरा इमोर्टैलिटी का एलिक्सर। वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, पर सोच रहा होता है ये बोतल फिर भी काफी ज्यादा कमाल की है, मैं इसे रखता हूँ और ज्यादा रिसर्च करूंगा इसके ऊपर। मैं इसे प्रोटेक्शन टेल्समैन के साथ रखूंगा जो कि मेरी मदर ने मुझे दिया था। ये दोनों चीजें मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जाके कल्टीवेट करना चाहिए। मैं ऐसे ही ज्यादा लंबे टाइम के लिए जाग नहीं सकता हूँ, मेरे को कल्टीवेट करना पड़ेगा। पर मेरे पास अभी एनर्जी नहीं है। मैं आधे दिन से कल्टीवेट कर रहा हूँ पर मैं कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। मुझे मास्टर से भीख मांगनी पड़ेगी फिर से कुछ सिखाने के लिए। ठीक है, मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे कल्टीवेशन नहीं पसंद है इस अजीब तरीके से। वो अगले दिन मास्टर के पास जाता है। वो कुछ बोलने लगता था, मास्टर बोल देता है कि डबल, अगर तुम फर्स्ट लेवल में ब्रेक थ्रू करोगे तो जो अमाउंट ऑफ सिल्वर मैं तुम्हें हर मंथ देता हूँ उसे मैं डबल कर दूंगा। अगर तुम इस ऑफर को मना करते हो तो तुम्हें कभी इस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। उसका मास्टर उसे अच्छी तरीके से जान गया होता है कि पैसा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ली के लिए। और वेल, हार्ली मास्टर मो के चक्कर में फंस जाता है। वो बोल देता है कि हाँ, मुझे कल्टीवेशन काफी ज्यादा पसंद है, और वो चला जाता है कल्टीवेट करने के लिए। बाकी लोगों में तो यही चला होता है कि वाह, ये तो हार्ली है, कितना ज्यादा हार्ड वर्किंग है ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम एक जीनियस से। फिर ऐसे टाइम धीरे धीरे करके बीतने लग पड़ा। विंटर आ गई, स्प्रिंग आ गई, फिर उसके बाद गोड हैंड वैली में हार्ली कल्टीवेशन, मतलब जो कल्टीवेशन ही कर रहा था एक तरीके से पैसे के लिए, मतलब पैसा नहीं, जो उसके मास्टर ने उसे काइंडनेस दिखाई थी उसको वापस करने के लिए दिन प्रतिदिन, मतलब मेनली पैसा ही रीजन है। जैसे जैसे हार्ली एडवांस कर रहा था आगे की तरफ, एल्डरमोर ने गोड हैंड वैली को सील कर दिया था ताकि आउटसाइडर्स हार्ली को डिस्टर्ब ना कर पाए। हार्ली के पास ना दोस्त थे ना कोई एंटरटेनमेंट था, सिर्फ स्टोन हाउस था कल्टीवेशन करने के लिए, और काफी ज्यादा मेडिकल बुक्स थी पढ़ने के लिए। टाइम तो ऐसा लग रहा था उसे कि रुक ही गया गोड हैंड वैली में। सबसे ज्यादा चीजें उसे यही हर्ट कर रही होती हैं कि वो बोर हो रहा होता है, क्योंकि ज़ांगटाई भी 2 साल से चला गया होता है उसे छोड़ के। जब वो थर्ड लेवल में पहुंच गया था एलिफेंट आर्मर टेक्निक में, तो वो बिना कुछ बोले ही वहां से चला गया। सिर्फ एक ही लेटर वो छोड़ के गया था। वो लेटर ये था कि वो जियांगशु में घूमना चाहता है, मतलब बाहर की दुनिया देखना चाहता है। इस चीज ने काफी बड़ी चीज कर दी थी, मतलब काफी ज्यादा शोर शराबा मच गया था इसकी वजह से। पर एल्डरमो ने उसके भी हाफ में सॉरी वगैरह मांगी, तो इसी वजह से लिटिल, मतलब जो ज़ांगटाई है उसकी फैमिली ड्रैग नहीं हुई, मतलब वो नहीं आई इस सिचुएशन में, उनको कोई सजा नहीं मिली। हार्ली को तो यही लग रहा होता है कि कुछ गलत हुआ है, क्योंकि ज़ांगटाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो बैठ के सोच रहा होता है ज़ांगटाई के बारे में। वो ये भी सोच रहा होता है कि शायद ये भी हो सकता है कि जो इतनी ज्यादा मुश्किल थी उसकी ट्रेनिंग में, उसकी वजह से वो छोड़ के चला गया है। फिर ऐसे दिन बीतते गए, वो कल्टीवेट करता गया। वो थर्ड लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया उस चैंट के। उसकी सेंसेस काफी ज्यादा शार्प बन गई थी। इसकी वजह से वो फील कर पा रहा था कि एल्डरमो के नजर के पीछे कुछ और भी चीज है। वो पहुंच जाता है वहां पे। एल्डरमो बोल रहा होता है कि आओ खाओ मेरे साथ। कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वो किसी जिंदा इंसान की तरफ देख ही नहीं रहा है। मतलब जब वो हार्ली की तरफ देखता था उसे ऐसा लगता था कि वो ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, मतलब हार्ली अपने आप को बता रहा है। ऐसा कि वो काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर की तरफ देख रहा होता है जो कि उसी का ही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बस फार्मर का लड़का हूँ। मेरे पास ऐसी क्या चीज होगी जो एल्डरमो इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड है मेरे लिए। मुझे लगता है मेरी सेंसिटिविटी मेरी कल्टीवेशन की वजह से हुई है। एल्डरमो काफी ज्यादा अच्छे से मुझे ट्रीट कर रहे हैं, मुझे ज्यादा गलत नहीं सोचना चाहिए। इसी तरीके से मैंने अपने आप को कन्विंस किया और ये अपनी फीलिंग को हटा दिया। सो गाइस, ये एपिसोड टाइम उसने काफी बड़ी प्रॉब्लम फेस की होती है। उसने डॉक्टर मो की सारी प्रीशियस पेट मेडिसिन को खत्म कर दिया होता है। वो ऐसे मांग रहा होता है कल्टीवेशन के लिए और ज्यादा मेडिसिन, बट मास्टर मो की हालत ही खराब हो जाती है। वैसे सुन खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि हाँ हाँ ठीक है। वो खांसते हुए मतलब अरेंजमेंट करने की कोशिश कर ही रहा होता है और बोल रहा होता है कि मैं खुश हूँ कि तुम कल्टीवेशन के ऊपर इतने फोकस हो, बट एक्चुअल में उसने काफी ज्यादा खर्चा करा ही दिया होता है उसका। एल्डरमो जाते हुए बोल रहा होता है पर हम ऐसी चीजों को नहीं चलने दे सकते हैं। मैं माउंटेन में जा रहा हूँ कुछ टाइम के लिए, मैं वहाँ पे मेडिकल सप्लाईज को इकट्ठा करूंगा। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करना है, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। फिर ऐसे 2 दिन बाद एक बैग और इक्विपमेंट्स लेके चला गया एल्डरमो मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए। हाल ही अकेला वहां पे होता है और सोच रहा होता है कि सब चले गए हैं, मैं अकेला बचा हुआ हूँ गोड हैंड वैली में। मास्टर भी चले गए हैं, मेरा भाई भी चला गया, मेरे पास कोई भी नहीं है। मुझे पत्थर जैसी फीलिंग आ रही है इस वैली में। कितना अच्छा होता है ज़ांगटाई मेरे पास होता तो वो सारी यादों को याद कर रहा होता है जो भी उसने ज़ांगटाई के साथ स्पेंड किए होती हैं। वो काफी ज्यादा मिस कर रहा होता है ज़ांगटाई को। मास्टर के जाने के बाद उसने 2 दिन काफी ज्यादा स्ट्रगल किया कल्टीवेट करते टाइम। उसने ये सोचा था, मतलब कल्टीवेट तो स्वान ही कर रहा था, वो यही सोच रहा था कि मास्टर तो है नहीं तो घूमता हूँ मैं। वैसे घूम रहा होता है। डिस्पल सोच रहे होते हैं कि अब ये कौन है। हार्ली सोच रहा होता है कि हाँ, बाकी डिस्पल
प्रिंसिपल्स मेरे बारे में भूल गए होंगे। वेल मैं भी नहीं जानता हूँ इन्हें, पर यहाँ पे चल क्या रहा है। वहाँ पे काफी ज्यादा बच्चे इकट्ठे हुए होते हैं, वो लड़ रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है कि मार्शल आर्ट कंपटीशन, अभी सीनियर ब्रदर ली कौन है, क्योंकि उसी का चेयर चला होता है, सभी वही कर रहे होते हैं। मतलब जो हाल ही होता है वो निकल के पहुंच जाता है वहाँ पे। सोच रहा होता है ये ग्रेट है, कितने ज्यादा साल हो गए मैंने तो देखा ही नहीं कुछ भी। वो देखता है आगे तो एक इंसान नीचे पड़ा होता है और जीतने वाला इंसान डिसाइड हो जाता है। जो ली होता है वो बोल रहा होता है कि तुम सभी काफी ज्यादा कमजोर हो, कोई और लड़ना चाहता है मुझसे। वो 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट का डिसिपल होता है ली फीयू। सभी काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है कि अब सीनियर ब्रदर ली कौन है। ली बोल रहा होता है कि कोई भी मुझे चैलेंज नहीं करना चाहता है। हाल ली पूछता है कि जूनियर ब्रदर मेरा नाम हाल ली है, जो वांग था अभी रिंग के अंदर वो मेरा दोस्त था। वो इंसान बोलता है अच्छा। हाल ही बोलते मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ तुमसे, जिससे हाल ही पूछ रहा होता है, उसका नाम जाओ होता है। जाओन बोलता है कि तुम कौन हो, मैं वांग के सभी दोस्तों को जानता हूँ पर तुम उनमें से नहीं हो। हाल ही बोलता है कि मैं अगर तुम्हें सच बताऊं तो मैंने अभी अपनी 4 साल की ट्रेनिंग को खत्म की है, अकेले रहता था मैं, तो तुम मुझे नहीं जानते हो। जाओ सोच रहा होता है कि अकेले ट्रेन कर रहा था ये। जो लोग ऐसा करते हैं वो काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये तो ऐसे गरीब सा इंसान लग रहा है, इसमें तो कुछ ऐसा कुछ स्पेशल है ही नहीं। वो बोलता है कि अगर तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो तुम्हारा मास्टर कौन है। हाल ही सोच रहा होता है कि ऐसे तो काफी सारा टाइम पास हो गया है, मुझे लगता है कि जो 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट है उसमें कोई चेंजेस आए नहीं होंगे। हाल ही बोलता सच्चाई तुम्हें बताऊं तो जो मेरे मास्टर हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टेड हैं और ऑनर्ड हैं, पर मुझे चिंता है कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा तो तुम मुझे फिर एज अ इक्वल नहीं ट्रीट करोगे, और उसने मुझे मना किया हुआ है अपना नाम बताने के लिए। ये सुन के जाओ काफी ज्यादा चौंक जाता है और बोल रहा होता है तो तुम्हारा तो काफी ज्यादा ब्राइट फ्यूचर होगा है ना ब्रदर हान, प्लीज मेरी हेल्प करो। मेरा नाम जिंग है, मैं सब कुछ जानता हूँ इस एक्ट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल ये जो लड़ाई हो रही है ये एक सुंदर लड़की के पीछे हो रही है। हाल ही बोलता है एक मिनट रुको, मैं सिर्फ इसके बारे में जानना चाहता हूँ। जिंग बोल रहा था तुम सीनियर ब्रदर ली के बारे में जानना चाहते हो। इसका नाम ली फीयू है, ये 4 साल पहले अपने टेस्ट को हार चुका था और ये एक नॉर्मल डिसिपल बना। आधे साल बाद इसका सबसे ज्यादा हाई स्कोर था अपने टेस्ट में। हायर अप्स का अटेंशन इसने इकट्ठा किया, पर असेसमेंट के टाइम पे ये पता लगाया गया कि इसका जो पोटेंशियल है वो एवरेज ही है, कुछ स्पेशल नहीं है। सभी ये सोच रहे थे कि कितनी ज्यादा शर्म की बात है, मतलब बुरी बात है ये। कोई भी हायर रैंक का इंसान इसे नहीं चाहता था एज अ डिसिपल। सीनियर ब्रदर ली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था, वो सिर्फ ऐसे ही था, मतलब मीडियम सा बच्चा। पर ऐसी एक कमाल की चीज हो गई, वो एकदम से टॉप 16 में आ गया अपनी विंडस्टॉर्म सेबर की हेल्प से, जो कि एक ऑर्डिनरी सी टेक्निक थी। वो 3rd प्लेस जीत गया मार्शल आर्ट्स कंपटीशन में रिसेंटली। उसकी ताकत सीनियर के कंपैरिजन में थी, जो कि काफी ज्यादा ताकतवर है। बाद में उसने काफी ज्यादा कमाल की चीजें की सेक्ट के भी हाफ में, जिसकी वजह से इसको निकनेम मिल गया टाइगर ली का जियांगशु के अंदर। तो इसलिए अब ये अलाउड है हॉल ऑफ 7 एब्सोल्यूट्स में, ताकि वो और ज्यादा ताकतवर टेक्निक्स को लर्न कर पाए। हाल ही बोल रहा था वाओ एक आउटर डिसिपल इतना कर पाया। जिंग बोल रहा होता है वेल सभी काफी ज्यादा आइडलाइज करते हैं इसे। हाल ही बोलता है कि मुझे बताओ कि लड़ क्यों रहे हैं। जिंग बोल रहा होता है तुम्हें सीनियर ब्रदर के बारे में भी नहीं पता। हाल ही बोलता है कि बाकी ओल्डर सीनियर ब्रदर कहाँ पे गए। जिंग बोल रहा होता है कि सेक्ट की लड़ाई चल रही थी विंड वॉल्फ गैंग के साथ, जो कि काफी ज्यादा सालों से खराब होती जा रही है। वह काफी बुरी गैंग है, जो कि ऐसे ही जिन्होंने काफी ज्यादा हमारे कम एक्सपीरियंस वाले सीनियर ब्रदर्स को मार दिया है। इसीलिए हायर अप्स ने ऑर्डर किया हुआ है इन डिसिपल्स को कि वो जियांगशु में जाके ट्रेन करें। इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये यंगर जूनियर ब्रदर ही बचे हुए हैं। तभी एक और मैच खत्म हो जाता है, एक स्वॉर्ड उड़ रही होती है। ली बोल रहा होता है तुम हारते हो। जिंग बोल रहा होता है कि इतने कूल मूव सीनियर ब्रदर ली कमाल के हैं। हाली बोलता है कि तुम अभी मुझसे नहीं बात कर रहे थे, कहाँ पे देख रहे हो तुम। वैसे काफी ज्यादा चेयर चले होते हैं, मतलब एक तरीके से चेयर अप ही कर रहे होते हैं, सारे लोग उसी की तारीफें कर रहे होते हैं। सभी उसके पास इकट्ठा होके ही बोल रहे होते हैं कि हमें कुछ सिखाओ। तब वो कुछ चीज नोटिस करता है और वहां से चल पड़ता है। वो सोच रहा होता है कि मेरे को कुछ अर्जेंट अटेंड करना है अभी। वो वहां से कूद के चला जाता है। डिस्पल्स बोल रहे होते हैं कि सीनियर ब्रदर ली की सेबर टेक्निक्स तो काफी ज्यादा कमाल की हैं, और इनका जो ये मूवमेंट टेक्निक है और एनर्जी टेक्निक्स हैं भी काफी ज्यादा खतरनाक है। हाल ही भी काफी ज्यादा हैरान होता है वेल उसकी ये चीजें देख के। वो सोच रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि इसे शो ऑफ करना पसंद है। वेल यंग और हॉट ब्लडेड इंसान है ये, पर मुझे ओल्ड मैन की तरह की फीलिंग आ रही है। वो वहां से चल पड़ता है और बोल रहा होता है कि मैं चलता हूँ अब,
तो उसी वजह से जिंक बोलता है कि सीनियर ब्रदर मत जाओ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। हार्ली बोलता है कोई जरूरत नहीं, अगर तुम कभी भी बीमार हो जाओ या तुम्हें चोट लग जाए तो मुझे ढूंढ लेना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा फ्री में। तो जिंक काफी ज्यादा खुश हो जाता है, बोल रहा होता है कि वाह शुक्रिया सीनियर ब्रदर हान, ध्यान से जाना, मुझे मार्शल आर्ट सिखाना जब तुम फ्री हो गए, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है कि इतना बड़ा इंसान मुझे मिला। हार्ली वापस पहुंच जाता है वहां पे और हंसते हुए बोल रहा होता है कि मार्शल आर्ट सिखाऊं, हाँ, सपने में। जो लुक्स थे उसके फेस के ऊपर वो कितने ज्यादा मजाक के थे। वैसे मुंह को साफ करता है और पानी की तरफ देख के सोच रहा होता है कि मुझे घूम के काफी ज्यादा अच्छा लगा। फिर ऐसे उसे एक चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, वो वहां पे जाता है तो उसे ली दिखाई देता है जो कि वहां पे पड़ा होता है। वो सोच रहा होता है कि ये तो बुरा है, इसको कुछ हुआ है इसकी बॉडी में, ये तो कांप रहा है बुरे तरीके से, मेरे को इसे ठीक करना पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि मेरे पास मेडिकल स्किल्स हैं और मैंने सीखी है, मेरे पास चीजें भी हैं। वो नीडल्स का इस्तेमाल करता है उसके बैग के ऊपर, वो सोच रहा होता है कि ये काम कर रहा है, अब मुझे फ्रंट में करना पड़ेगा। और हैरान हो जाता है उसके फेस को देख कर, बोलता है कि ये तो सीनियर बदल ली है, उसके पूरे मसल्स में काफी गंदे तरीके से क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। हार्ली सोच रहा होता है इतना ज्यादा कूल लग रहा था 1 ही मिनट पहले, बट अब क्या हो गया इसे, मेरे पास चीजें नहीं ठीक, मतलब सोचने की। अभी वो एक को निडल आगे लगाता है उसको और वो खांसता है एकदम से और नीचे गिर जाता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। हार्ली बोलता है कि तुम ठीक हो जाओगे थोड़ी देर में। ली देख रहा होता है हार्ली की तरफ। हार्ली बोलता है मेरा नाम हार्ली है, मैं गोड हैंड वैली का हूँ, बात करना बंद करो, ताकत को इकट्ठे करने की कोशिश करो, तुम्हारी इलनेस काफी ज्यादा अजीब सी है, मुझे लगता है कि सिर्फ डॉक्टर मोहित तुम्हें ट्रीट कर सकते हैं, पर वो ये बुरी बात है कि वो यहाँ पे नहीं है। वो कुछ बोल रहा होता है कि मेरी बीमारी का इलाज कुछ लगा होता है बोलने। हार्ली बोलता है क्या तुम्हारे पास है कुछ, ये अच्छी बात है, कौन सा है। वो ऐसे एक बोतल की तरफ इशारा करता है और हार्ली बोलता है ये, वो एक पिल सी निकालता है और वो पिल को देख के काफी ज्यादा हैरान होकर बोल रहा होता है क्या तुम श्योर हो यही पिल है। ली बोलता है कि हाँ। हार्ली गुस्से से बोल रहा होता है ये एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल है, वो सारे इंग्रेडिएंट्स बता देता है उस पिल के। वो बोल रहा होता है कि इस पिल को खाने के बाद एक इंसान अपनी लाइफ फोर्स से हाथ खो बैठता है, पर वो अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक कर देता है और ताकतवर हो जाता है। अगर तुम इसे खाओगे तो अगर तुम फिर इसे रेगुलरली नहीं खाओ एक बार खाने के बाद तो तुम्हें पैरालिसिस हो सकती है या फिर तुम मर भी सकते हो। तुम्हारा एसेंस को खींचना की दर्द काफी बुरी होती है। सीन ने बदली, इस तरीके से तुमने इम्प्रूव किया। मुझे मत बताना कि अब ये सच में एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल है, ये तुम्हारे लाइफ फोर्स को खींच के तुम्हें 10 सालों के अंदर मार देगी। एक्चुअल में मैंने भी ली थी, पर मैंने एक ही पिल को 10 डोजेस में डिवाइड करके ली थी। अगर तुम अब इसे लेना बंद करोगे तो तुम 20 से 30 साल तक जी सकते हो, पर तुम अपनी मार्शल स्किल्स खो दोगे। डॉक्टर मो को बोल सकता हूँ तुम्हें एंटीडोट देने के लिए। अगर तुम इसे लेते रहोगे तो तुम्हारी स्किल्स इंप्रूव होंगी, बट तुम 5 से 6 साल के अंदर मर जाओगे। अगर तुमने हिम्मत की इसे लेने की तो तुम डिटरमाइंड इंसान हो, मतलब तुमने दिमाग बना ही लिया, तुमने सोच रखा कि तुमने करना है। अब बाकी तुम लेना चाहते हो या फिर छोड़ना चाहते हो ये तुम्हारे ऊपर है। वैसे कांप रहा होता है और बोलता है कि मुझे दो। वो पिल खिला देता है उसे और वो बैठा होता है एक पत्थर के पास। हार्ली देख रहा होता है उसे। हार्ली उसके पास जाता है और बोलता है कि तुम ठीक हो गए हो। तभी ली हार्ली के गले को पकड़ के नीचे करता है और उसकी अपनी सेबर होता है, स्पोर्ट सी होती है, उसको हार्ली के गले के पास रख देता है। ली बोल रहा होता है तुम सोच रहे हो तुम तेज दिमाग के है ना, तुम कुछ ज्यादा चीजें जानते हो। वो मारने लगा होता है हार्ली को और पूछता है कि मुझे रीजन दो कि मैं तुम्हें नहीं मारूं। वो कट लगा देता है हार्ली की गर्दन पे। हार्ली बोलते तुम्हें जिंदा बचाना काफी रीजन नहीं है, तुम्हें बचाने से पहले मुझे पता था कि तुम मुझे मार दोगे अपने सीक्रेट को बचाने के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम इतने ज्यादा डेस्परेट हो गया ऐसा करोगे। मुझे पता था तुम्हें बचाना मेरे लिए मुसीबत की चीज है, पर मैं अपने मेडिकल नॉलेज के ऊपर ही ब्लेम कर सकता हूँ कि मुझे एक मरते हुए इंसान को बचाना वो मेरे अंदर से फीलिंग आती है, तो मैं उस चीज को नहीं कंट्रोल कर पाया। मैं ऐसे किसी को मरने नहीं दे सकता हूँ। वह स्टेट कर रहा होता है। ली बोलता है तो क्या हुआ। हार्ली बोलता है सच्चाई ये है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी कि मैं तुम्हारे सीक्रेट को बता दूंगा। तुमने नोटिस कर ही लिया होगा कि मेरे पास मार्शल आर्ट्स नहीं है। अगर तुम चाहते हो तो मैं कसम भी खा सकता हूँ, अगर मैं फिर कसम तोड़ूंगा तो तुम मुझे मार सकते हो। ली बोल रहा होता है कि अपने आप को लकी कंसिडर करो, तुम्हें अपने वर्ड्स पे रहना है। वो सोच रहा होता है कि ये बच्चा कुछ तो है, मैं सच में से मारने वाला था अभी, पर इसने कोई डर ही नहीं दिखाया जब इसकी गर्दन के ऊपर तलवार थी, जैसा कि कुछ भी नहीं है इसके लिए ये चीज। ये इंसान है कौन। एक्चुअल में हार्ली के पसीने छूट गए होते हैं, वो काफी ज्यादा गंदे तरीके से काम पर होता है। वो प्रिटेंड ही कर रहा होता है कि वो शांत है, उसके अंदर ही काफी चीजें चली होती हैं कि लाइक वो डरा होता है कि ये मुझे मार देगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, चला क्या है ये एसेंस एक्सट्रैक्शन पिल को खा रहा है, मतलब काफी गंदा ओवरथिंक कर रहा होता है। पर वो सेम टाइम पे उसके एक्सप्रेशंस को भी ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसने सोचा होता है कि ऐसा इंसान नहीं है जो इतना ज्यादा बुरा होगा और मार देगा, तो उसने जुआ खेल लिया यहाँ पे। नॉर्मली उसने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली होती है हाथ के नीचे से। ली बोल रहा होता है अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए फ्यूचर में तो मुझे बता देना, तुमने मेरी जिंदगी बचाई है और तुम मेरे सीक्रेट को भी छुपाना चाहते हो तो मैं ली फी यू हमेशा तुम्हारी डेप्थ में रहूंगा। सो गाइस बोल रहा होता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो, पर मुझे ये डर है कि तुम काफी ज्यादा मुसीबत में होने वाले हो। ली पूछता है कि तुम्हें कैसे पता मेरी सिचुएशन के बारे में। हाँ ली बोलता है कि ये दिखती बात
होता है कि तुम प्रोटेक्टर डिसिपल हो, मतलब प्रोटेक्टर के डिसिपल हो, तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने के कोई मौके हैं नहीं। डिसिपल्स वो जिन्हें होल मास्टर फेवर करते हैं, एल्डर फेवर करते हैं, सेक्ट लीडर फेवर करते हैं, तुम उनके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें जाने देंगे ऐसे ही? ली ऐसे काफी ज्यादा मतलब गुस्से में होता है। हाँ, ली बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, और ये बात साइड इफेक्ट की तो मैं दर्द को कम कर सकता हूँ। सुन के लिए काफी ज्यादा खुश होकर बोलता है, हैं सच्ची? हाँ, ली बोलता है कि मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे। ली बोल रहा होता है हंसते हुए कि क्या सिचुएशन में फंसा हुआ हूँ मैं तुम्हें मारने वाला था, अब मैं तुम्हें ऐसी मुसीबत में डाल रहा हूँ, मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा यूजफुल इंसान हो गए। हाँ, ली सोच रहा होता है वेल ये तो जांग टाई के लिए किया था मैंने, क्योंकि वो जब ट्रेन करता है वो काफी ज्यादा दर्द में होता है, पर उसे मौका नहीं मिला यूज करने का क्योंकि वो चला ही गया। ली खुशी से बोल रहा होता है कि कहाँ पे बताओ मुझे। वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से हाली के पास आ जाता है। हाली बोलते तुम ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, अभी नहीं मेरे पास वो, मुझे गोड हैंड वैली में वापस जाना पड़ेगा और उसे रिफाइन करना पड़ेगा। ली बोलते ठीक है मैं बाद में आता हूँ तुम्हें तुमसे मिलने और तुमसे उस चीज को लेने के लिए, अभी के लिए मैं यहाँ से चाहता हूँ। हाली बोल रहा होता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ और मुझे भाई मत बोलो, जूनियर ब्रदर हान से चल जाएगा काम। उसे काफी अजीब लग रहा होता है वो। तभी जो ली होता है वो वहां से जाते हुए मतलब बोल ही रहा तो उसे ब्रो फिर भी बोल ही देता है। हाल ली वहीं पे खड़ा होता है, उसकी गर्दन से अभी भी खून निकल रहा होता है क्योंकि एक्चुअल में उसकी गर्दन पे कट लगा होता है। वो कांपते हुए सोच रहा होता है कितनी खतरनाक सिचुएशन में था मैं अपनी जिंदगी को खो बैठता अभी, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा केयरलेसनेस दिखा दी। क्या इतना ज्यादा टाइम इस वैली में स्पेंड करने की वजह से मैं बेवकूफ बन गया हूँ? मैं ऐसे केयरलेस कैसे हो सकता हूँ? पीपल जो होते हैं, लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा अनग्रेटफुल हो जाते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने कितनी हेल्प की है उसकी। मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा नेक्स्ट टाइम से। ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो जीना चाहते हैं मरना चाहते हैं, इससे मेरा क्या लेना देना। मेरे पास कोई मार्शल आर्ट्स नहीं है और ऊपर से कोई भी ऐसा इंसान नहीं है 7 प्रोफाउंड गेट्स एक्ट में जिसके ऊपर मैं रिलाई कर सकूं। हर कोई मेरी जिंदगी के ऊपर थ्रेट है, तो अगर मैं जीना चाहता हूँ तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा और थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा इस मोमेंट से। अगर मैं बेनिफिट्स और आगे क्या चीज होने वाली है उसका मुझे ना पता हो तो मैं एक्शंस नहीं लूंगा, मैं कुछ चीज करूंगा ही नहीं। फिर मैं गोड एंड वैली के मेडिकल स्टोर हाउस का सीन दिखाया था, वहाँ पे हाल ही होता है वो सोच रहा होता है कि मैंने सोचा नहीं था कि वो मेरे से पिल मांग लेगा, और ऐसा लगा कि शायद वो अच्छा इंसान है, मैंने उसके सीक्रेट्स को छुपाना है, उसके लिए मेडिसिन बनानी है, तो शायद वो मुझे हार्म नहीं करेगा और शायद वो मेरी हेल्प भी कर दे फ्यूचर में। उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स जो है वो इतने सालों से इम्प्रूव हुई हैं तो वो काफी ज्यादा यूजफुल है मेरे लिए। ठीक है, मैं 1 साल की मेडिसिन देता हूँ उसे, मैं उसके लिए काफी सारे डोजेस बना सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि वो हर साल आए मुझसे चीजें लेने के लिए, इस तरीके से वो मुझे भूलेगा नहीं। फिर उस रात हानली बैठा होता है और उसे लेटर आया होता है उसके घर से। लेटर में ये लिखा होता है कि जो पैसा हानली ने भेजा होता है उसकी वजह से उनकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी हो गई है। जो उसके बड़े भाई थे उन दोनों की शादी हो गई है, जो सबसे बड़ा था उसने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे लेटर्स हर साल आते हैं, पर उसे ये फीलिंग आ रही होती है कि उसकी फैमिली उससे दूर जाती जा रही है। ऐसी फीलिंग आ रही होती है कि वो काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं एक ताकतवर स्ट्रेंजर इंसान से, और उसकी जो मेमोरीज होती हैं उसकी फैमिली की वो भी टाइम के साथ कम होती जा रही होती हैं। जब फोकस करता है फीलिंग्स के बारे में तभी उसको अच्छा लगता है, तभी उसको एकदम से दिल में दर्द होने लग पड़ती है। वो बोलता है क्या हो क्या रहा है, मेरा खून क्यों होल रहा है। वो दिल को पकड़ के ऐसे ही मतलब लेट जाता है, मतलब नीचे बैठ जाता है। उसने वहां पे पाउच रखा होता है, उस पाउच को वो निकालता है। वो सोच रहा होता है कि प्रोटेक्शन टेल्समैन मुझे पागल बना रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, अब मैं क्या करूं। हाँ, प्रोटेक्शन टेल्समैन। वो जल्दी से उसे निकालता है बाहर। उसका दिल फिर धीरे धीरे शांत होता है। वो सोच रहा होता है अच्छी बात है कि जो मदर का प्रोटेक्शन टेल्समैन है वो मेरे पास है, वरना मैं पागल हो गया होता। एक्चुअल में जो चीज अभी अभी हार्ली के साथ हुई वो उसके मेंटल डीमंस का अटैक था, मतलब खुद की सोच से चीजें जो खराब होती हैं वो। पर ऑफ कोर्स उसे काफी ज्यादा टाइम लगेगा ये चीज समझने के लिए कि अभी उसके साथ क्या हुआ है, क्योंकि अभी उसे कुछ पता नहीं कल्टीवेशन नाम की चीज में क्या होता है। फिर वो हैरान के साइड में देखता और बोलता है ये बोतल, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था, मैं इसके सीक्रेट्स को नहीं पता लगा पाया, मैंने इतने ज्यादा एफर्ट्स लगाए, इतने ज्यादा साल हो गए पर ये चेंज हुई नहीं। पर ये जो छोटी सी ड्रॉप है अंदर वो है इवेपोरेट नहीं हुई। ऐसा लग रहा है कि ये जो लिक्विड है इससे मैं सीक्रेट समझ पाऊंगा। वह सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं स्मार्ट होता जा रहा हूँ। वो समझ जाता है वहाँ पे। फिर हमें नेक्स्ट डे मेडिसिन गार्डन का सीन दिखाया था, वहाँ पे हमें रैबिट्स दिखाई देते हैं। हानी बोल रहा था कितने ज्यादा क्यूट है ये, क्या तुम खुश हो मुझे देख के, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। उस लिक्विड को पानी में मिक्स करके उनको दे देता है और बोलता है कि काफी ज्यादा प्रीशियस है, इसे वेस्ट मत करना। रैबिट्स को कुछ होता है, वो एकदम से अजीब से हो जाते हैं, फूल जाते हैं। हाली डरता और वहां से भाग रहा होता है। शायद वो जो रैबिट्स होते हैं वो फट जाते हैं
हार्ली बोलता है ये क्या हुआ। तभी एक जैम निकलता है बाहर। हार्ली काफी कंफ्यूज होता है कि चल क्या रहा होता है। तभी हमें ली दिखाया जाता है, वो एक पेड़ के पास होता है। ली पूछने वाला होता है कि तुम लेट क्यों हो, तभी वो हैरान होकर बोलता है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो। हार्ली बोलता है कि मैं ठीक हूँ, सीने बदल ली, मैं थक गया था मेडिसिन को रात भर बनाने की वजह से। ऑफ कोर्स मैं ठीक हो जाऊंगा, ये कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ली बोलता है कि तुम इतने अच्छे इंसान हो, हम सच में भाई हैं। हार्ली बोलता है ठीक है ऐसे रिएक्ट मत करो तुम। वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ अर्जेंट सा है। वो जाते हुए बोल रहा होता है कि मुझे सच में काफी जल्दी होती है तुमसे कि तुम्हारे पास ऐसी मेडिसिन हैं। वो चला जाता है वहां से। हार्ली सोच रहा होता है कि अगर मैं कल्टिवेट कर रहा होता है इस मेडिसिन के साथ, तो मैं सोच रहा हूँ कि चीजें ऐसे होती। फिर हमें शाम का टाइम दिखाया था मेडिसिन गार्डन का। सोच रहा होता है कि इतनी थिक मेडिसिन की स्मेल आ कहाँ से रही है। फिर वो एक जगह पहुंचता है, वहां पे कुछ प्लांट्स होते हैं। हार्ली सोच रहा होता है मेडिसिन मतलब वो जो लिक्विड जहाँ पे गिरा था ये वही नहीं है। ये जो येलो ड्रैगन ग्रास है ये पर्पल कैसे हो गई। जो बिटर लोटस है वो एक्चुअल में खिल गया, वो भी 9 फ्लावर पेटल्स में, और फ्रूट भी आ गया। ये तो आम से हर्ब जितने कमाल के हो गए हैं। अगर ये हर्ब की ग्रोथ को ऐसे बढ़ा सकता है तो मैं खा सकता हूँ इसे, मैं बेच भी सकता हूँ, मैं काफी पैसा कमा सकता हूँ। तो सोचते रुको, यहाँ पे हुआ क्या, क्या इस हर्ब ने उस पॉइजन को अब्जॉर्ब कर लिया होगा। वैसे मेरे पास ग्रीन लिक्विड नहीं है, अगर मैं और ज्यादा लिक्विड को नहीं बना सकता हूँ तो क्या ही पॉइंट है इन हर्ब्स को ग्रो करने का। तो ऐसे अगले दिन हार्ली 2 रैबिट्स को देखता है और उनके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करता है। सोच रहा था प्लीज आज मत फटना तुम। इस बार उसने हर्ब्स दिए होते हैं रैबिट्स को खाने के लिए, वो खा जाते हैं और काफी ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं। हार्ली काफी ज्यादा खुश होता है उनको देख के। ऐसे वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है बोतल के साथ हर रात को, पर बोतल रिएक्ट ही नहीं करती है। हमेशा बादल ही होते हैं पास से, इसलिए अलग होती है वो चीज क्योंकि रेनी वेदर होता है, डार्क होता है। फिर एक दिन चांद आता है और उस चांद की वजह से वो जो बोतल होती है वो फिर ग्लो करती है और वो जो लिक्विड होता है वो फिर उसके अंदर भर जाता है। वो सोच रहा होता है कि अगर मेरे पास ये बोतल है तो मैं काफी ज्यादा अमाउंट को इकट्ठा कर सकता हूँ। हार्ली सोच रहा होता है कि मास्टर तुम मजे से घूमो, मैं अपना बिजनेस बढ़ाऊंगा यहाँ पे। इस दुनिया में जो प्रीशियस हर्ब्स हैं वो काफी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज लाते हैं लोगों के लिए। कीमती हर्ब्स जो होते हैं उनको 100 से भी ज्यादा साल लग जाते हैं मैच्योर होने के लिए, वो सोने से भी ज्यादा प्रीशियस हैं। अगर पता लग जाए कि ऐसा कुछ है तो लोग पैसा अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए। जो 100 साल के हर्ब्स होते हैं वो तो काफी ज्यादा रेयर होते हैं और उनका कोई प्राइस ही नहीं होता है। एक 1000 ईयर ट्राई डार्कनेस ग्रास तो वेल लड़ाइयाँ करवा दे, वॉर करवा दे। और एक 1000 ईयर डिवाइन हर्ब अभी हार्ली के पोजेशन में है, पर ऐसे उसके पास डिवाइन हर्ब है बट हार्ली अभी भी अनसेटिस्फाइड है। वो सोच रहा होता है कि हाँ ये कुछ ही दिन में मैच्योर हो गई, ऐसा तो मुझे पता है कि ये काम करेगा, पर अभी भी अनरियल सा लग रहा है कि मेरे पास ये चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अभी भी सही नहीं है। ये चीजें काफी ज्यादा खराब हो जाएंगी अगर लोगों को पता लगेगा कि मेरे पास ट्राई डार्कनेस ग्रास है, क्योंकि डॉक्टर मो के पास भी ये हर्ब नहीं है। मैं क्या बोलूंगा उन्हें अगर वो मुझसे पूछेंगे तो। और ऊपर से वो लिटिल बोतल की बात, वो ट्रेजर मेरे को काफी ज्यादा मुसीबत में ला सकता है अगर लोगों को पता लग जाए कि मेरे पास वो बोतल है जो कि आसानी से ही 1000 या फिर 100 ईयर हर्ब्स को ग्रो कर सकती है बिना किसी लिमिट के। तो मैं मारा जाऊंगा, सेक्ट के लोग ही मुझे खत्म कर देंगे और बोतल को ले जाएंगे। किसी को भी मुझे ये सीक्रेट नहीं बताना है। ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ गॉड हैंड वैली में, अगर नहीं तो हर्ब के जो सेंट थी वो मुझे मरवा देती। मैं यहाँ पे अकेला हूँ, कोई भी मुझे ढूंढने के लिए आएगा नहीं, तो ये आइडल कंडीशन है मेरे लिए हर्ब्स को बड़े करने के लिए। अगर डॉक्टर मो की बात करें तो वो काफी ज्यादा लंबी जर्नी में गए हैं मेरे लिए हाई ग्रेड मेडिसिन को इकट्ठा करने के लिए। शायद उनको 6 से 7 मंथ लगेंगे। उनके वापस आने से पहले मुझे इस टाइम को यूज करना है। जिस मोमेंट में वो आएंगे मेरे को इस छोटी बोतल को हाइड करके रखना पड़ेगा। वो काफी ज्यादा तेज दिमाग का है, इस बोतल को उनसे छुपाना थोड़ा सा मुश्किल है। पर ये काफी अजीब सी बात है, मैं उनका डिसिपल हूँ और मुझे उनसे सीक्रेट्स रखने पड़ रहे हैं, पर मुझे ऐसा बैरियर सा फील होता है हम दोनों के बीच में जो कभी नहीं टूट सकता। सभी डिसिपल्स अपने मास्टर्स को एडमायर करते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं, पर हमारा रिलेशनशिप मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझसे कोई चीज चाहता है, वो छुपा रहा है इस चीज को। पर मैं ये चीज बोल सकता हूँ कि उसने कुछ प्लान किया है। कुछ भी बोलो मेरे को तुम, बट ऐसी चीजें छुपाना अच्छा ही होता है। उसमें इस बोतल के बारे में नहीं बताऊंगा। डॉक्टर मो के आने से पहले मुझे चीजों को इकट्ठा करने पड़ेगा और मतलब ग्रो करना पड़ेगा। नेक्स्ट कुछ मंथ हार्ली रिफाइनिंग के ऊपर ही फोकस था। वो बेस्ट डिवाइन हर्ब्स को रिफाइन कर रहा था। ये जो डिवाइन हर्ब्स हैं ये तो डॉक्टर मो को वेल एक तरीके से सपने की तरह लगेंगी, क्योंकि उसने कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं है और वो ऐसी कभी मेडिसिन को इकट्ठा कर ही नहीं पाता। पर मेरे केस में डॉक्टर मो ने मुझे काफी ज्यादा मेडिकल फॉर्मूला सिखाए हुए हैं बिना किसी चीजों को छुपाए हुए, तो मैं कुछ भी प्लान कर सकता हूँ जो मुझे चाहिए होगा। कितने ज्यादा लोग अपने दिमाग को खो बैठे
बैठेंगे, अगर उन्हें पता लगेगा कि इस तरीके का मेडिसिन गार्डन है मेरे पास, अगर डॉक्टर मो को पता लगेगा तो वो तो एक्साइटमेंट से गिर जाएगा पहाड़ से। तो वो ऐसे बना देता है काफी ज्यादा ट्रेजर्स को और बोल रहा होता है कि देखो कितने कमाल की चीजें हैं मेरे पास। ये येलो ड्रैगन पिल, ये गोल्डन मैरो पिल जो कि ताकतवर बनाता है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ये डिवाइन मेडिसिन्स कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा कमाल की हैं, जो ब्रेक थ्रू में हेल्प करती हैं। पेट क्लिनजिंग पाउडर की बात करें तो ये एक रेयर डिवाइन मेडिसिन है जो कि पॉइजन को ठीक करती है। ऐसे मेरी कल्टीवेशन में हेल्प नहीं कर पाएगी, पर ये मेरी जिंदगी को बचा सकते हैं। जब मैं ऐसे जियांशु से ट्रैवल करूंगा तो मुझे और ज्यादा बनानी है। फिर ऐसे वो मेडिसिन बनाता रहता है, ऐसी मेडिसिन जो कि सिर्फ स्टोरेज में एग्जिस्ट करती हैं, लाइक गोल्डन मैरो पिल, येलो ड्रैगन पिल। वैसे खा रहा होता है उन्हें और एकदम से उसकी ताकत बढ़ती है। वो सोच रहा होता है कि इफेक्ट इन मेडिसिन के काफी ज्यादा कमाल के हैं, मेरी शरीर के अंदर जो एनर्जी है वो फट रही है, ऐसा फील हो रहा है मुझे। डिवाइन मेडिसिन का इफेक्ट कमाल का होता है। हाँ, ली ब्रेक थ्रू कर जाता है 4th लेवल में, एक ही चैंट में, मतलब जो उसके चैंट का लेवल होता है। जब वो 4th लेवल में पहुंचता है, हाँ ली फील कर पा रहा होता है कि पूरी की पूरी दुनिया बदल रही है। जो कावेब होता है, मतलब स्पाइडर वेब होता है, उसके घर के बाहर स्पाइडर घूम रहे होते हैं उसके पैरों के पास, स्मेल वगैरह वो सभी चीजों को फील कर पा रहा होता है। उसकी सेंसेस कुछ अलग ही लेवल पे पहुंच गई होती हैं। काफी ज्यादा खुश होता है, सोच रहा होता है कि ये तो कुछ ज्यादा कमाल का नहीं है। ऐसा लग रहा है कि 4th लेवल की वजह से कुछ चेंजेस आए मेरे शरीर में। ये फर्स्ट टाइम है मेरा कि मैंने फील किया कि चैंट करना इतना भी बेकार नहीं है। अब मैं जब भी अपनी आईज को क्लोज कर रहा हूँ तो मैं चीजों को फील कर पा रहा हूँ आसपास। तभी उसका दिल एकदम से रुक जाता है, क्योंकि उसे फील हो पा रहा होता है कि मास्टर मो आ चुके हैं। वो दरवाजे के उस साइड होते हैं और वो काफी ज्यादा मतलब गुस्से में लग रहा होता है। हाल एकदम से बाहर आके बोलता है कि मास्टर ग्रीटिंग, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम आ गए हो? मैं तुम्हें वेलकम करने के लिए आता बाहर। वो एकदम से हैरान हो जाता है, क्योंकि एल्डर मो के पीछे एक इंसान होता है खड़ा हुआ। वो जो इंसान होता है वो ऐसे जिंदा राक्षसी लग रहा होता है और उसकी पीठ पे काफी ज्यादा कांटे होते हैं। हाल ही सोच रहा होता है इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों है मुझे, ये कौन है पीछे? एल्डर मो बोलता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन कैसे चली हुई, तुमने प्रोग्रेस की? हाल ही बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, मेरे पास एवरेज पोटेंशियल है तो क्या प्रोग्रेस कर सकता हूँ बिना किसी हब के, मैं नहीं कर पाया। तभी एल्डर मो गुस्से से उसके पास आके बोलता है कि बकवास करना बंद करो, मुझे खुद ब खुद देखने दो। काफी ज्यादा बुरे तरीके से हाल के हाथ को पकड़ता है। इसलिए सोच रहा होता है कि बूढ़ा इंसान गलत टाइम पे क्यों आया। अभी अभी ब्रेक थ्रू किया मैंने, मैं ऐसे ही इसे नहीं बता सकता हूँ। मेरे को अपनी पल्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। वैसे अपनी हार्ट बीट पल्स को कंट्रोल कर रहा होता है। मास्टर मो उसके हाथ को छोड़ के बोलता है तुम कचरे हो एक नंबर के, तुमने जरा भी प्रोग्रेस नहीं की हुई है। वैसे सैड होके मतलब गालियां दे रहा होता है हाली को। हाली सोच रहा होता है कि इसे हुआ क्या है, एकदम से ऐसा कैसे बन गया, ऐसे कि ये मरने वाला है। हमें डॉक्टर मो के रूम का सीन दिखाया था, वो बैठा होता है और हाँफ रहा होता है। हाली सोच रहा होता है कि काफी क्लोज था, अगर इस स्टोन हाउस में इसने पैर रख दिया होता तो ये मेडिसिन देख लेता। हुआ क्या इस बूढ़े इंसान को, एकदम से आ गया ये और मेरे को अजीब सा फील करवा रहा है। ये प्लान क्या कर रहा है? मास्टर मो बोल रहा होता है तुम देख सकते हो, तुम देखना चाहते हो क्या सीन है, मतलब क्या चाहते हो तुम? हाली देख रहा होता है उसकी तरफ गुस्से से। हाली ऑब्जर्व कर रहा होता है डॉक्टर मो को और सोच रहा होता है कि कैसी डार्कनेस है इसके चेहरे के ऊपर। इसके इंटेंशंस अच्छे नहीं है जब से आया है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या करेगा क्या नहीं। वो अपने वेपन को रेडी रखता है। मास्टर मो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स काम आएंगे मेरे अगेंस्ट में? वो जल्दी से हाली के पास पहुंच जाता है और उसके प्रेशर पॉइंट्स को सील कर देता है। हाली पूछता तुम कर क्या रहे हो? मो खांस रहा होता है। हाली बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया तो तुम मुझे पनिश कर सकते हो, तुम मेरे प्रेशर पॉइंट्स को क्यों हिट कर रहे हो? वो हाली के उस हिडन वेपन को निकाल के बोल रहा होता है कि तुम इसको मेरे अगेंस्ट में यूज करने लगे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? अपनी बकवास बंद करो, प्रिटेंड करना बंद कर दो, तुम मेरे अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकते हो। फिर हाली एकदम से अपने एक्सप्रेशंस को बदल लेता है, वो सीरियस हो जाता है। उसको ऐसा देख के मो काफी ज्यादा जोर से हंस रहा होता है और बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छा है। वेल, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था उस इंसान से जो मैंने चूज किया, तुम वैसे ही हो। खतरे के सामने भी तुम शांत रह सकते हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि जितने भी मेरे एफर्ट्स थे वो वेस्ट नहीं गए हुए हैं। हाली बोलता है कि तुम क्या करना चाहते हो मेरे साथ? मो बोल रहा होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो तुम इतने स्मार्ट तो हो कि तुम पता लगा लो। मुझे पता है तुम हमेशा डिफेंसिव रहे हो और मेरे को अपने मास्टर की तरह तुमने ट्रीट नहीं किया है, पर ये चीज मैटर नहीं करती क्योंकि मैंने भी तुम्हें अपना डिसिप्लिन नहीं समझा था। मुझे ये चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना बूढ़ा हूँ, मेरी क्या एज है? हाली बोलता है तुम्हारे अपीयरेंस से तुम 60s में लगते हो, पर अगर तुम अपनी एज को पूछ रहे हो मुझसे तो इसका मतलब तुम्हारा जो अपीयरेंस है वो तुम्हारी एज के बराबर नहीं है। मो हंसता और बोलता है कि वेल, यही एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं एक ऐसे इंसान से जिसने एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को लर्न किया है। एक छोटा सा बच्चा विलेज का इतना ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है। तुमने सही गेस किया है, मेरी एज 37 है। हाली हैरान होकर बोलते क्या ये कैसे पॉसिबल है? मो बोल रहा होता है कि मैंने अपने स्टार्टिंग के जो साल थे उसे लान प्रोविंस में बिताया था। मेरे को गोस्ट हैंड भी बोला जाता था। दोनों इविल और राइट सेक्ट मुझे फॉलो करते थे। जो मेरे अगेंस्ट में जाते थे वो मारे जाते थे मेरे
मेरे हाथों, पर ये मेरी बुरी किस्मत थी कि मेरे को उसी इंसान ने धोखा दे दिया जिसे मैंने ट्रस्ट किया था। ऐसे तो मैं बच गया अपनी मेडिकल स्किल्स की हेल्प से, पर मैं अपनी एम्पायर को भी खो बैठा और मैं अपनी फैमिली को भी खो बैठा। बाय चांस मेरे पास एक मिस्टीरियस बुक आई जिस पे तरीका लिखा हुआ था कि मैं अपनी ताकत को कैसे दोबारा इकट्ठा कर सकता हूँ। मैंने सेम वही चीज की जो बुक में लिखी हुई थी। हाल ही बोलता है, पर तुमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इस तरीके के हो जाओगे। वो बोल रहा होता, तुम सही बोल रहे हो, मेरी ताकत वापस आ गई, पर मेरी एज काफी ज्यादा जल्दी बढ़ने लग पड़ी और मैं इस तरीके का उसी की वजह से बन गया। जो एसेंस मैंने खोया है उसे पाने के लिए मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो 4th लेवल पे होगा एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में। वही मेरी ताकत को और मेरी अपीयरेंस को ठीक कर सकता है, पर वही इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट्स है वही एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को कल्टीवेट कर सकता है। हमेशा एक सोल्यूशन होता ही है जिसकी वजह से तुम मेरे पास आ गए। मैंने अपने सारे एफर्ट्स और रिसोर्सेज तुम्हारी हेल्प करने में लगाए हैं तुम्हें कल्टीवेट करने के लिए, पर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम मेरे रास्ते में आ जाओगे। हाल ही बोल रहा होता है, तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपनी खुद ब खुद ही कल्टीवेशन को स्लो कर रहा हूँ। हाल ही सोच रहा होता है, तो इसी वजह से ऐसी हरकतें कर रहा है कि ये सोच रहा है कि मैं अपनी प्रोग्रेस को छुपा रहा था। अगर चीजें ऐसी हो गई हैं तो ये विश्वास ही नहीं करेगा मेरे ऊपर अब जरा भी। मैं उसके पास आके बोल रहा होता है, तुम्हारे लिए मेडिसिन लाने के लिए मैंने अपने काफी ज्यादा दुश्मनों को खत्म किया। मेरे पास सिर्फ 1 साल बचा हुआ जीने के लिए। मुझे जरा फर्क नहीं पड़ता है कि तुम पहले जो मर्जी क्यों ना कर रहे हो, तुम्हें इस साल 4th लेवल पे पहुंचना ही पड़ेगा। हाल ही बोलता है, तो तुम ये चाहते हो, तुम ये भी जानते हो कि मैं तुम्हें आंसर नहीं दूंगा, मेरे प्रेशर पॉइंट्स को रिलीज कर दो। वो बोल रहा होता है, ठीक है, तुम काफी अच्छे डिसिपल हो, तो हाँ तुम अपने मास्टर को तंग नहीं करोगे। वो प्रेशर पॉइंट्स को हटा देता है और वेल कुछ जल्दी से खिला देता है हार्ली को। हार्ली बोलता है, ये क्या चीज है? वो बोलता है कि ये गिफ्ट है मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। ये एक कोप वॉर्म पिल है, एक ककून जिसे मैंने सीक्रेट टेक्निक की हेल्प से रिफाइन किया है। तुम इसे अगर मतलब खा जाओगे तो ये तुम्हारे शरीर में 1 साल के लिए रहेगा। अगर तुम एंटीडोट नहीं खाओगे टाइम से तो वेल तुम्हें पता ही है, ककून निकल जाएगा, मतलब जो कीड़ा है वो ककून से बाहर निकल जाएगा और तुम्हें अंदर से खाने स्टार्ट कर देगा। जो वो चीज होगी तो तुम काफी ज्यादा दर्दनाक मौत मरोगे। और वेल मुझे ये चीज भी पता है कि तुम्हारी फैमिली काफी ज्यादा बड़ी है। अगर जो पैसा तुम घर भेज रही हो वो कम लग रहा है तुम्हें तो वेल मैं और ज्यादा भेज सकता हूँ। मेरे को तुम्हारी फैमिली की कुछ ज्यादा याद आ रही है वैसे देखा जाए तो। मतलब धमका रहा होता है हार्ली को। हार्ली गुस्से से बोल रहा होता है, चिंता मत करो, मैं डेफिनेटली 4th लेवल पे पहुंच जाऊंगा इस साल। अगर और कुछ नहीं है बोलने के लिए तो मैं यहाँ से चलता हूँ। वहां से जा रहा होता है। मो बोलता है कि तुम बातें कर सकते हो, तुम सिर्फ ट्रिक से आजमा सकते हो मेरे ऊपर। ये जो लुक है तुम्हारे चेहरे पे ये काफी ज्यादा कमाल का है। फिर वो हार्ली के वेपन को देख रहा होता है और उसे खोलता है जैसे ही तो उसमें से कुछ बूंदे नीचे गिरती हैं। मो डर जाता है काफी ज्यादा क्योंकि जो बूंदे होती हैं वो एक्चुअल में पॉइजन होता है और वो इतना खतरनाक होता है कि वो फ्लोर को भी खत्म कर देता है नीचे। वो बोल रहा होता है कि कब से इतना खतरनाक पॉइजन बनाना सीख गया। जो एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स हैं ये सच में कितने ज्यादा खतरनाक हैं। ये इतना गंदा इतना खतरनाक बन गया इतनी ज्यादा यंग एज में कि मेरे अगेंस्ट में जा रहा है। उसी मोमेंट में हार्ली बाहर खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि इंतजार करो, मैं अपनी किस्मत का खुद मालिक हूँ, ऐसे ही कोई मुझे खत्म नहीं कर सकता है। फिर हमें कुछ दिन मतलब कुछ मंथ बाद माउंटेन्स के अंदर का सीन दिखाई देता है। हार्ली नहा रहा होता है। वेल वो ली के साथ होता है। ली बोल रहा होता है कि कोई भी इस जगह को नहीं जानता है नहाने के लिए। हार्ली बोलता है कि ये कुछ भी नहीं है, मैं काफी ज्यादा और जगहों को जानता हूँ यहाँ पे। मेरे नहाने की जगह माउंटेन्स के बीच में छुपी हुई थी तो काफी ज्यादा ठंडा पानी था यहाँ पे और बाहर की दुनिया पे जाने का रास्ता भी था यहाँ पे एक पेड़ के नीचे से। आधे साल पहले ली फिर से आया था। उसे पेन किलर्स की जरूरत थी क्योंकि वो काफी ज्यादा दर्द में था। वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। तो हाँ ली ने ली से कुछ स्किल्स सीखने के लिए बोला। वो दोनों छुप के मिल रहे थे एक दूसरे से इस जगह पे। कुछ मीटिंग्स के बाद वो काफी ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स बन गए थे और वो किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते थे एक दूसरे के साथ। हाँ ली पूछ रहा होता है कि जो एनाकोंडा फिश टेक्निक तुमने मुझे सिखाई थी वो मतलब अजीब सी है, तुम्हारे पास कोई सॉफ्ट सी फ्लेक्सिबल सी टेक्निक है? ली बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है मैं होलो 7 एब्सोल्यूट्स को चलाता हूँ और मैं कुछ भी सीख सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। जो मेरे मार्शल आर्ट्स हैं वो सारे यंग एट्रीब्यूट के हैं तो ऑफ कोर्स ये थोड़े से स्ट्रॉन्ग होंगे और हार्ड होंगे। हाँ ली बोलते सीधे सीधे बोल देते हो तुम ये नहीं पता कि तुम नेक्स्ट जनरेशन के लीडर हो सीनियर ब्रदर ली, तुम कैसे ऑर्डिनरी डिसिपल्स के कंपैरिजन में हो। ली बोल रहा होता है हंसते हुए कि वेल जीनियस मास्टर हान से मैं इतने अच्छे वर्ड सुन रहा हूँ, तुम चीजें मुश्किल बना रहे हो मेरे लिए। हाँ ली बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है जीनियस, तुम हमेशा मुझे कुछ ही मूव्स में हरा देते हो। ली बोल रहा होता है कि नहीं ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि मैं अपनी असली की को यूज कर रहा हूँ, इसके बिना मैं तुम्हें हरा ही नहीं पाता चाहे मैं 100 मूव्स क्यों नहीं करता तुम्हारे अगेंस्ट में। हाँ ली बोलते तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो आज। ली बोलते कि तुमने मार्शल आर्ट्स कभी नहीं सीखी है, वो बेकार सी मेंटल कल्टीवेशन मेथड को करते थे तुम यूज, पर तुम आसानी से टेक्निक्स को इतने ज्यादा कम टाइम में समझ पा रहे हो। तुम जीनियस हो। जो चीज को तुम चैंट करते हो उसमें कोई असली पावर नहीं है तो तुम उसे डेली क्यों कल्टीवेट कर रहे हो, वो तुम्हारे टैलेंट का वेस्ट नहीं है। हाँ ली बोलता है कि इसके बारे में आज बात
नहीं करते सीनियर बदल ली। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं उसे क्यों कल्टीवेट कर रहा हूँ। शायद मेरी सोल में कुछ है ऐसा कि मुझे ये चीज़ ट्राई करनी है और करते रहना है। ली मतलब एक तरीके से हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के और इम्प्रेस हो जाता है। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि तुम असली करेक्टर हो, तुम ऐसे इंसान हो जिसे मैं पसंद करता हूँ। हाल ही मन सोच रहा होता है कि तुम्हें लगता है मैं इसे कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तुम्हें पता भी है मैं कितना ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ। ली बोलता है कि वेल मैं बोलना तो नहीं चाहता हूँ बट तुम्हें वो छोड़ देना चाहिए। जो मैंने तुम्हें देखा पास 6 मंथ से तुम यहाँ पे दिमाग लगा रहे हो। अगर तुम सीरियसली मेरे साथ ट्रेन करोगे तो तुम टॉप पे पहुंच जाओगे 2 ही सालों में। फिर हम पूरे के पूरे सेक्ट में सबसे ज्यादा ताकतवर होंगे। ये कमाल की चीज नहीं होगी? हाली बोलते ठीक है, पहले जो बात कर रहे थे उस पे आते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है होल ऑफ 7 एब्सोल्यूट्स में जो कि मुझे बिना ट्रू की के फाइट करने सिखाए। ली बोल रहा होता है एक्चुअली में एक है, ये एक स्वॉर्ड टेक्निक है जो कि काफी ज्यादा सालों से सेक्ट में प्रेजेंट है बट किसी ने मास्टर नहीं किया उसे। मैंने सुना है कि फाउंडर भी मर गए थे बिना उसे मास्टर किए हुए। उस टेक्निक को ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट बोलते हैं। अजीब है ना ये? ली बोलते क्या तुमने ट्राई किया था? मतलब हाँ, ली पूछता है उससे। तो ली बोलता ऑफ कोर्स नहीं, मैं ऐसी टेक्निक को क्यों यूज करूंगा जिसमें ट्रू की जरूरत ही नहीं होती है। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूँ? मैं ही नहीं, किसी ने भी नहीं वो टेक्निक को लर्न किया जब से वो बनी है। ये टेक्निक काफी ज्यादा मिस्टीरियस और अजीब है। मैंने सुना कि इसके क्रिएटर ने अगर सेक्ट को डिस्ट्रक्शन से नहीं रोका होता एक टाइम पे और एक विल नहीं छोड़ी होती पीछे मरने से पहले तो उस बुक को रखा ही नहीं जाता 7 एब्सोल्यूट होल में। काफी ज्यादा सालों से वो लाइब्रेरी के कॉर्नर में छुपी हुई है और उस पे डस्ट इकट्ठा हो रही है। हाली बोलता है कि मैं देखना चाहता हूँ, क्या तुम कॉपी बना सकते हो मेरे लिए? ली बोलता है कि तुम चीजें ही मांगते रहते हो मुझसे। ठीक है, कॉपी करना छोड़ो, मैं बुक की ले आऊंगा तुम्हारे लिए। लोग बाकी सीक्रेट बुक्स के ऊपर ध्यान रखते हैं पर उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं रखता। तुम्हें ये करना है कि तुम्हें बताना नहीं है किसी को भी। हाँ, नहीं बोलता चिंता मत करो, मुझे पता क्या करना है। वो सोच रहा होता है कि मुझे ऐसी सी फीलिंग आ रही है, मतलब अच्छी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, जैसे कि ये स्वॉर्ड आर्ट ही वो है जो मुझे चाहिए। हमें गॉड हैंड वैली का सीन दिखाई देता है। हाली चला होता है और उसे वही इंसान दिखाई देता है रास्ते में जिसकी पीठ के ऊपर काफी ज्यादा स्वॉर्ड्स होती हैं। हाली सोच रहा होता है उसने एक भी सिंगल वर्ड नहीं बोला जब से आया है। ये है कौन? जब मैं इसे पहली बार मिला था तो मुझे याद है वो बोल रहा होता है हाली कि तुम फिर से चुपचाप आ रहे हो, क्या मैं जान सकता हूँ तुम कौन हो? वो कुछ नहीं बोल रहा होता। हाली सोच रहा होता है हमेशा एल्डरमो के साथ रहता है, उसे देखता रहता है, ये मॉन्स्टर है। पर जब भी मैं इसे पीछे से देखता हूँ मुझे फेमिलियर सी फीलिंग आती है जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है। वेल मुझे गंदी फीलिंग आ रही है गाइस, वेल क्या बोल सकते हैं। हाली सोच रहा होता है चलो भूल जाते हैं, कोई भी हो ये। एल्डरमो डेफिनेटली को ऑर्डर दिया है उन्होंने मुझे देखने के लिए। मेरे पास कोई चांस नहीं है इसके अगेंस्ट में जीतने का। नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली पूरे तरीके से प्रिपेयर होऊंगा। फिर ऐसे ही हाली सोया होता है। मो चुपचाप जाके देखता है उसे और सोच रहा होता है क्या ये कुछ कर रहा है। फिर वो हैरान होकर बोलता है क्या ये सो रहा है? चलो छोड़ो, चाहे मतलब ये 4th लेवल पे नहीं पहुंचेगा टाइम से तो ये मरेगा मेरे हाथों। हाली एक्चुअल में लेटा होता है। ऐसे देखने से तो वो सोया हुआ लग रहा होता है पर वो मेंटली प्रैक्टिस कर रहा होता है टेक्निक्स को जो उसने लर्न की होती हैं। 2 मंथ पहले डिवाइन मेडिसिन की हेल्प से हाली 5th लेवल में ब्रेक थ्रू कर गया था इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स में। इसके पास काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग स्किल्स थी और इसकी जो मेमोरी थी वो भी काफी ज्यादा अच्छी हो गई थी जिसकी वजह से ली सोचता था कि हाँ ली एक जीनियस है। सो गाइस ये एपिसोड, हाँ ली को ये भी लगता था कि जो ब्लिंकिंग स्वॉर्ड टेक्निक थी वो सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाली टेक्निक है एल्डरमो को हराने के लिए। 10 दिन बाद हाँ ली सीक्रेट मीटिंग प्लेस में जाने के लिए तैयार हो जाता है पर वो जैसे बाहर निकलता है उसे एल्डरमो दिखाई देता है जो कि ऐसे ही बाहर घूम रहा होता है उसके कमरे के। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हाँ ली वहीं पे रुक जाता है। जो रिलेशनशिप था मास्टर और डिस्पेल के बीच में वो खराब होता जा रहा था। उन्हें अपने अपने नेचर को बता दिया था, दोनों के पास अपने अपने तरीके थे। तो एल्डरमो भी अब पीछे नहीं हट रहा था, वो पूरे के पूरे तरीके से हार्ली को मॉनिटर करके रख रहा था। हार्ली भी अवॉइड नहीं कर रहा था एल्डरमो की सर्वेलेंस को और अपनी मर्जी से वैली में घूम रहा था। एल्डरमो को ये नहीं पता कि हार्ली कर क्या रहा है। हमें सीक्रेट बेस का सीन दिखाया था, वहां पे पहुंच जाता है हार्ली और बोल रहा होता है कितने ज्यादा डिसिपल्स क्यों पेट्रोल कर रहे हैं माउंटेन के रास्ते को, आज क्या टाइम वेस्ट था। बोलता मुझे माफ कर दो। आगे जाके हैरान हो जाता है, ली नहा रहा होता है वहां पे, बोलते कि कितना अच्छा लग रहा है मुझे। हार्ली सोच रहा होता है कि ये बच्चा है क्या, नकली ली होगा, ये कौन है। वो बोलता है कि तुम बेवकूफी क्यों कर रहे हो यहाँ पे। ली बोलता है कि जूनियर ब्रदर हान तुम यहाँ पे आ गए हो, ये लो पकड़ो। वो एक बैग फेंकता हार्ली की तरफ जिसके नीचे हार्ली दब जाता है। ली हंस रहा होता है। हार्ली बोलता है क्या ये, क्या इतनी भारी चीज, क्या कुछ खाने की चीज है। ली बोलता है कि तुम्हें सिर्फ खाना 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 ही पता है, ये बुक्स हैं स्वॉर्ड फाइटिंग की, तुमने नहीं मांगी थी सारी चीजें ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड। हार्ली बोलता है स्वॉर्ड फाइटिंग, तुम मजाक कर रहे हो क्या, तुमने इन बुक्स को पत्थरों से भर दिया है। ली हंसते हुए बोल रहा होता है कि जो शौक है तुम्हारे चेहरे पे वो कितना ज्यादा बेवकूफ, मतलब बेवकूफी भरा है, जैसे तुम शांत रहते वैसे तो है ही नहीं। हाँ बोलते सीरियसली बोल रहे हो तुम। वो सोच रहे होते हैं कि इतना ज्यादा ये सब कुछ ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड है।
कि ये बड़े से पत्थर में लिखा होगा? अगर ऐसी चीज़ है तो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होगी, पर ये कितने खतरनाक तरीके से बांधा हुआ है। अब मुझे मत बोलना कि इसने चीज़ें मुश्किल बनाने के लिए की है। अगर ऐसी बात है तो चलो करता हूँ मैं। वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट तरीके से नोट्स को खोलने लपटता है। ली बोलता है, वाह तुम काफ़ी ज़्यादा कमाल के हो। मुझे सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है जब तुम सिल्क रैपिंग पाम को यूज़ करते हो। मैंने तुम्हें ये 2 मंथ पहले सिखाया था, पर तुम इसे इतने अच्छे तरीके से यूज़ कर पा रहे हो। हाली बोल रहा होता है कि मुझे पता था कि तुमने जानबूझ के ये चीज़ की है। सोच रहा होता है कि ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट, चलो मैं देखता हूँ कि क्या चीज़ होगी। काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। ली बोलता है कि कैसा लग रहा है तुम्हें? खुश हो ना? सरप्राइज हो ना? मैं डिपेंडेबल हूँ, है ना? हाँ, ली कांपते हुए रोने लग पड़ता है। ली बोलता है कि मैंने कुछ स्वॉर्ड फाइटिंग बुक्स ही तुम्हारे लिए चुराई हुई हैं। इस तरीके से देखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। तुम्हें अपनी बॉडी से मुझे रिपे नहीं करना है। वेल, क्या गंदी हरकतें हैं इसकी। हाँ, ली बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है, क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुमने अपना सर कहीं पे मारा है? तुम आधी बुक्स ले आए हो उठा के होल ऑफ 7 एब्सोल्यूट से। क्या तुम हम दोनों को मरवाना चाहते हो? अब से मैं तुमसे अलग हो रहा हूँ, मैं नहीं जानता तुम्हें। ली बोल रहा होता है कि तुम खुदा शोर मचा रहे हो। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मैंने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया ना चुराने के लिए तुम्हारे लिए, पर तुम ऐसे चिल्ला रहे हो। तुम एक्सप्लेन क्यों नहीं करने दे रहे हो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है। हाँ, ली कुछ ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या तुम चीजों को सीरियसली ले सकते हो? तुम इतने ज्यादा अनोइंग कैसे हो सकते हो? अगर मैं तुम्हें हरा सकता तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा बुरे तरीके से पीटता। देखो सीने बदली, बात ये है ना कि तुम बहुत ज्यादा कम सीरियस होते जा रहे हो। जो डिस्पल्स तुम्हारी पूजा करते हैं, अगर वो तुम्हें देखेंगे कि तुम इस तरीके की बेवकूफ हरकतें करते हो, तो तुम्हारी इमेज खत्म हो जाएगी जो कोल्ड ब्लडेड किलर की थी। ली बोलते है, किससे फर्क पड़ता है उनसे? ली बोलते है कि ठीक है, मैं तुम्हें तंग नहीं करता हूँ, ये लो इसे देखो। वो एक बुक को देता है जो एक्चुअल में स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट होता है। हाली बोल रहा होता है, तो अच्छा ये है स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट। वो बाकी बुक्स को फेंक रहा होता है उनकी तरफ। हाली बोलते है, तुम सीरियस नहीं हो सकते हो? ये मत बोलो कि ये सभी ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट की बुक्स हैं। ली बोल रहा होता है, हाँ तुम सही बोल रहे हो। एक छोटा पोर्शन लाइब्रेरी का सब ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट से रिलेटेड था। मैं भी काफी ज्यादा हैरान था जब मैं उन्हें चुराने लगा था कल। 74 बुक्स हैं टोटल में, तो मैं उन सभी को तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैं काफी अच्छा दोस्त हूँ, है ना तुम्हारा? वो काफी ज्यादा खुश होता है और बोल रहा होता है कि ये अजीब सा लुक तुम्हारे फेस पे कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मैं हैरान, देखते मुझे जमाने हो जाते हैं, तो कितनी ज्यादा कमाल की बात है आज। हाल ही सोच रहा होता है, इतनी ज्यादा बुक्स और कोई भी उनको नहीं चाहता है। ये स्वॉर्ड ब्लिंकिंग आर्ट सच में काफी बड़ी मिस्ट्री है। वो काफी ज्यादा उम्मीदों से भरा होता है और वैल्यू से डर भी होता है। पेजेस को ऐसे फ्लिप कर रहा होता है जैसे उसकी किस्मत होती है। ली एकदम से चिल्लाता है। हाँ, ली बोलते, तुम चिल्ला क्यों रहे हो एकदम से? तुमने मुझे डरा दिया। ली बोलते, कितना सा गंदा ये। जब से मैं छोटा था तो पेज को टर्न करने की आवाज मुझे अनकंफर्टेबल फील करा देती थी। हाँ, ली कोशिश कर रहा होता अपने आप को शांत करने के लिए, क्योंकि उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है ली के ऊपर। ली चला गया होता है हाँ ली से दूर, क्योंकि उसे आवाज अच्छी नहीं लग रही होती है बुक्स की, तो वो दूर जाके अपनी सेबर टेक्निक्स को ट्रेन कर रहा होता है। सिर्फ एक ही आवाज बची होती है पूरी वैली में, वो होती है उसकी ट्रेनिंग की और जो जानवर होती है उनकी। हाँ, ली पढ़ रहा होता है काफी ज्यादा शॉकिंग रेट में। मतलब वो 10 लाइन्स पर ग्लैंस पढ़ रहा होता है, मतलब देखने से 10 लाइनें पढ़ दे रहा होता है। उसने जल्दी 11 बुक्स फिनिश कर दी होती हैं। वो बैठ जाता है और ऐसे ही माइंड में सोच रहा होता है। इतना ज्यादा खतरनाक स्टडी करने के बाद हाँ, ली एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को यूज करता है और जो भी इन्फॉर्मेशन उसने पढ़ी होती है उसे दिमाग में ला रहा होता है और समझने की कोशिश कर रहा होता है। अजीब और मिस्टीरियस इमेजेस उसके माइंड में आ रही होती हैं। हर एक डिटेल्स आ रही होती हैं उसके पास किलर टेक्निक्स की। वो समझ जाता है कि ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट ये जो उसे चाहिए। वो एकदम से हैरान होकर देखता है, उसका वेल दिल ही रुक गया होता है, क्योंकि ली बिल्कुल उसके मुंह के सामने होता है। हाँ, ली गुस्से से बोलता है कि तुम सेबर को ट्रेन नहीं कर रहे थे, तो मेरे चेहरे के सामने क्या कर रहे हो? ली बोलता है कि ट्रेनिंग? तुम्हें पता भी है क्या टाइम हो रहा है? हाँ, ली बोलते क्या सनसेट हो गया? ली बोलता ऑफ कोर्स। कैसी थी स्वॉर्ड टेक्निक? अच्छी थी? हाँ, ली बोलता है कि काफी अच्छी थी। मुझे इंटरनल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है इन मूव्स के लिए। ली बोलता है, पर इतना ज्यादा ताकतवर नहीं लग रहा है ये। क्या तुम स्पेसिफिक तरीके से बता सकते हो मुझे? हाँ, ली बोलता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये एक टेक्निक नहीं है, पर ये काफी ज्यादा किलर टेक्निक्स का एक ग्रुप है। ये जो टेक्निक्स हैं, ये लाइट को मैनिपुलेट करके दुश्मनों को कंफ्यूज करती है। पर 3 तरीके के लोग इस टेक्निक को कल्टीवेट नहीं कर सकते हैं। अगर शरीर में किसी भी तरीके की ट्रू की होगी तब भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम डिटर्मिनेशन नहीं तुम्हारे अंदर, तुमने मन नहीं बनाया हुआ, तब भी नहीं कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है तब भी नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है? इंटरेस्टिंग है ना ये? हाँ, ली बोल मतलब जो ली होता है वो बोल रहा होता है बोर हो गई कि कितनी ज्यादा बेवकूफी है ये। मुझे लगता है कि मैं इसे इडियट स्वॉर्ड आर्ट बोल सकता हूँ। हाँ, ली बोलता है कि वेल ये सिर्फ मेरे लिए ही है। ये बोलते ठीक है, अब इन्हें उठाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अगर तुम सेटिस्फाइड हो तो इसका मतलब मैंने पूरी रात अपनी वेस्ट नहीं की है। वो वहां से जा रहा होता है और जाते हुए बोल रहा होता है कि इन्हें वापस ले आना, मुझे रखनी भी है ये। फिर हमें उस रात माउंटेन के रोड का सीन दिखाई देता है। हार्ली चला होता है अपने रूम की तरफ। एटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स की वजह से हार्ली की सेंसेस काफी ज्यादा शार्प थी अंधेरे में भी। वो हर एक
ऑब्स्टेकल को पास कर पा रहा था, जो भी उसके सामने आ रहा था, उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रही होती है कि अरेंजमेंट्स कैसी चली हुई हैं। हाली सोच रहा होता कोई है, कौन बात कर रहा है इस टाइम पे, पक्का कोई छुप के सुनने वाली बात है, मुझे ध्यान से करना पड़ेगा, मेरे पास ताकत नहीं है, अगर वो मुझे देख लेंगे तो मैं मरूंगा। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि अच्छे से प्रॉपर अरेंजमेंट्स करना, नीचे जाओ मास्टर, हमें प्रिपेयर करना है। मतलब वो कुछ बता रहे होते हैं, मतलब बातें चली होती हैं, कुछ लिस्ट पे नाम होते हैं, कुछ ऐसा वैसा होता है। वो एक स्पाई होता है सेक्ट के अंदर। हमें बताया जाता है कि जो ब्लैक वोल्फ गैंग का लीडर है जिया टियानलोंग, उसे गोल्डन वोल्फ भी बोला जाता है। उसका चेहरा ग्रीन है, दांत काफी तेज हैं, एक मॉन्स्टर की तरह है वो, जो कि इंसानों को खाता है दिन में 3 टाइम। मतलब ऐसे बातें ही थी, वो एक्चुअल में कहानी है जिसे बोलते हैं मनगढ़ंत। वो गैंग लीडर था एक्चुअल में, जो कि एक हैंडसम यंग मैन था, पतला था, वो काफी ज्यादा खतरनाक था, कोई उसके अगेंस्ट में जाता ही नहीं था। वो उस गैंग का लीडर था जो कि माजियन ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है। इस नाम को सुनने के बाद हानली को लग गया था पता कि वो 7 प्रोफाउंड गेट सेक्ट में काफी ज्यादा लोगों को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। जब उसे पता लग गया कि स्पाई चला गया है तो हानली भी चुपचाप कोड हैंड वैली में आ जाता है। पहुंचने से उसे डॉक्टर मो के द्वारा दी गई डिवाइन मेडिसिन दिखती हैं। वो हैरान हो जाता है, वो सोच रहा होता है कि इसे अभी भी डर है कि मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा और कल्टीवेट नहीं करूंगा प्रॉपरली, क्योंकि मो देख रहा होता है चुपचाप उसे। हाल ही सोच रहा होता है कि मुझे बार बार ये करना पड़ रहा है। पहले उसने काफी ज्यादा मेहनत की है इन प्रीशियस मेडिसिन को इकट्ठा करने की। वैसे खाता और उसे बोल रहा होता है कि वेल मेडिसिन को खा के मुझे काफी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरी कल्टीवेशन इंप्रूव हो चुकी है। वेल एक्चुअल में इतना गंदा लग रहा होता है ना, उसे बोल रहा होता है वो कि इतना कचरा है ये, मन ही मन। वेल डॉक्टर मो को सेटिस्फाई करने के लिए उसे वो खानी पड़ रही होती हैं। वो सोच रहा होता है अगर स्पाई की बात करें तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाई देता है। हाँ ली बोलता है कि मैंने पढ़ लिया सब कुछ, तुम इसे वापस ले जा सकते हो। ली बोलते इतना ज्यादा तेज, तुम सच में कमाल के हो। हाँ ली बोलता है कि ये तुम्हारे लिए है। ब्लैक वोल्फ गैंग के स्पाइज हैं सेक्ट के अंदर, वो डिस्पल्स को खत्म करने का प्लान बना रहे हैं। सारी डिटेल्स मैंने लिखती हैं और जो कुक है वो भी उनमें से एक है। ली हक करने लगा होता है हाँ ली को। हाँ ली बोलते रुक जाओ, मुझे पता है तुम ऐसा करोगे, तुम्हें शुक्रिया बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे सोचना मत ऐसा करने की। ली बोल रहे होते तुम इतने अच्छे क्यों हो मेरे लिए, मैंने तुम्हें बेकार से स्वॉर्ड आर्ट दिए थे और तुम इतनी बड़ी चीज मुझे वापस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना शरीर तुम्हें देना पड़ेगा। पहले हार्ट फिर के शरीर पे क्यों आ जाता है, ये कैसा ब्रोमांस चला हुआ है इनके बीच में। वेल रीजन एक ही था हाँ ली क्यों नहीं क्रेडिट लेना चाहता था, वो ये था कि वो सारा फोकस अपने ब्लिंकिंग स्वॉर्ड आर्ट पे लगाना चाहता था। ये जो लीथल स्वॉर्ड टेक्निक थी ये यूनिक थी और किसी को भी एक ही स्विंग में खत्म कर सकती थी। ये टेक्निक इसके लिए बेस्ट थी। चीजें काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स थी पर उसकी मेमोरी काफी ज्यादा खतरनाक थी, वो आसानी से डिफिकल्ट चीजें भी सीख गया था। ये टेक्निक नहीं सीखी जा सकती है जब तक तुम अपनी परसेप्शन को और सेंसेस को अच्छा बनाओ। और ऊपर से हार्ली ने इटर्नल स्प्रिंग आर्ट को कल्टीवेट किया था, तो वेल उसके पास इटर्नल स्ट्रेंथ तो नहीं थी बट बाकी चीजों में वो परफेक्ट हो गया था। हार्ली को पता नहीं था कि जिस एल्डर ने ये चीज ये आर्ट बनाया वो इतना ज्यादा पावरफुल होगा। वो एक्सीडेंटली अपनी सारी पावर खो बैठता है ओपोनेंट के सामने, पर उसने अपने मतलब किसी को पता नहीं लगने दिया। उसने फिर ऐसे ही नई टेक्निक की खोज की, काफी ज्यादा लंबा टाइम लगा दिया उसने वो स्वॉर्ड आर्ट को बनाने के लिए। पर नॉर्मल सी बात है कि उसके पास इंटरनल जो मतलब काफी ज्यादा ताकतवर था वो, उसके पास इंटरनल आर्ट्स थे बट वो खो बैठा था लड़ाई की वजह से। तो उसने एक ऐसा आर्ट बनाया जिसमें उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती है। जब सेक्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है तो वेल इस ट्रेन सी स्वॉर्ड टेक्निक के ऊपर रिलाई करके वो उसे बचा पाया था। बुक कैसे लाइब्रेरी में पड़ी हुई थी, फिर काफी ज्यादा सेंचुरीज से ऐसे भूल चुके थे सब उसे, और वो ऐसे ही डस्ट को इकट्ठा कर रही थी जैसे कि वो हार्ली का इंतजार कर रही थी। बुक्स रख दी होती तो हार्ली को टेंशन नहीं होती कि किसी को पता लग जाएगा, अब उसे बस प्रैक्टिस ही करना है। हार्ली सोच रहा होता है कि 7 से 8 सालों में मास्टर कर लूंगा परफेक्टली, पर उस टाइम तक तो मैं मर जाऊंगा। टाइम काफी ज्यादा कम है मेरे लिए, तो हार्ली जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने लग पड़ता है। वो कुछ ही सीक्रेट टेक्निक्स को इकट्ठा करता है जो कि उसके लिए यूजफुल होंगी और वो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने लग पड़ता है। वो एक लेटर छोड़ जाता है डॉक्टर मो के लिए कि तुम्हें पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं यहीं पे हूँ। मैं इटर्नल स्प्रिंग आर्ट्स को कल्टीवेट करूँ किसी जगह पे तो मैं 4 मंथ के बाद आऊंगा। ये सुन के एल्डर मो गुस्सा होकर बोल रहा होता है कि ये कहाँ भाग गया, इसने इतने ज्यादा टॉयज भी बनाए हुए हैं, ये करना क्या चाहता है, मुझे पता नहीं कि वो क्या सोच रहा है, पर वो मेरे हाथों से नहीं बच पाएगा, मैं डेफिनेटली तुम्हें पकड़ लूंगा। वैसे घूम रहा हो तो सोच रहा होता है वो कहाँ चला गया होगा, मुझे चिंता नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, उसके पास एंटीडोट नहीं है, क्या वो वापिस आएगा, मैं इंतजार नहीं कर सकता हूँ, पर मुझे डरने की भी क्या ही जरूरत है। वो समझ जाता है और ऐसे देख रहा होता है बाहर की तरफ, वो बोलता है वाह कितनी ज्यादा प्यारी बर्ड है ये, जल्दी जाओ और उसे फॉलो करो तुम, जब वो उस माउंटेन को छोड़ के चला जाएगा तो मेरे पास वापस आ जाना। वो हंसते हुए बोल रहा होता है कि 4 मंथ में इंतजार करूंगा तुम्हारा, मेरा प्लान कंप्लीट होने वाला है, अभी जो भी मेरे अगेंस्ट में जाएगा वो मेरे हाथों मरेगा। वो कुछ ज्यादा
ज़्यादा ज़ोर से चिल्ला ही रहा होता है, वो सोच रहा होता है वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्मार्ट है और उसे मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता हूँ। मैं एक बच्चे से नहीं हार सकता हूँ, मैं इतना ज़्यादा पास हूँ सक्सेस के। मतलब वो जो इंसान होता है वो बोल रहा होता है एल्डरमो को ऐसा। एल्डरमो बोलता है कि मेरे अफेयर्स में तुम पैर मत रखो यू जीटोंग, मैं तुम्हारा लेक्चर नहीं चाहता हूँ यहाँ पे सुनना, और ऊपर से जो पावर तुमने मुझे दी है वो बेकार है। क्या तुम ये होप कर रहे हो कि किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए मेरे साथ जब टाइम आएगा? यू बोलता है कि वो कैसे खराब हो सकती हैं, तुमने उन्हें एनिमल्स के ऊपर टेस्ट नहीं किया था। वो बोलता है पर मैं फेल हो गया। यू बोल रहा होता है वो इसीलिए एक ही मारा था उसमें क्योंकि तुम अच्छे तरीके से नहीं जानते हो अपनी खुद की एबिलिटीज को, तुम्हारे प्लान को ये चीज खराब नहीं करेगी। मो बोलते हैं कि ये सच होना चाहिए, मैं और ज्यादा ट्रेन नहीं कर सकता हूँ अपने आप को, और मैं वरना मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा। अब मैं भी प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता हूँ। वेल जांग टाई होगा, नाम बदला था क्या उन्होंने? वेल मुझे पूरी फीलिंग आ रही है कि जांग टाई है। हमें 2 मंथ के बाद वैली के अंदर का सीन दिखाया था, वहाँ पे जो बर्ड होती है वो पूरी तरीके से फोकस कर रही होती है और 2-3 बर्ड्स होते हैं वो आपस में ऐसे ही बात कर रही होती है, तभी हाँ लिए को पकड़ लेता है और बोलता है कि इतनी ज्यादा केयरलेस बर्ड कैसे हो सकती है यहाँ पे, ये खतरा है यहाँ पे, यहाँ से निकल जाओ। तो छोड़ देता है। उस येलो बर्ड की तरफ देख के सोच रहा होता है कि दोबारा मेरी तरफ ऐसे देख रही है जब से मैं मतलब वैली में मेरा पीछे कर रही है, ऐसे देखने से कितनी ज्यादा क्यूट है, मैं इसे टच करना चाहता हूँ। पर मैंने सब चीजें ट्राई की, वो मानती नहीं है मेरी बात को, वो ऐसे देखती रहती है घूर के मेरी तरफ। मुझे लगता है कि एल्डर मो ने मेरे पीछे छोड़ी हुई है। अगर ऐसी बात है तो छोड़ो परे, क्या ही है, ये कितनी ज्यादा सुंदर है, देखना चाहते हो तो देखो, मैं ट्रेन करते रहता हूँ। फिर हमें गोड हैंड वैली का सीन दिखाया जाता है। एल्डर मो ऐसे पड़ा होता है और बोल रहा होता है ऐसे नहीं चल सकती चीजें, बस बड़ा हो गया अब तो उसे वापस आने पड़ेगा, मुझे उसे अपने पास लाना ही पड़ेगा किसी भी तरीके से। सो गाइस एपिसोड इतना था, आप नेक्स्ट लाता हूँ मैं कुछ देर में, तब तक के लिए आप इंतजार करो, मिलते हैं आपसे। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, और बार बार बोल रहा हूँ गाइस कर दो, जल्दी ही उस पर मैं Q&A लाने वाला हूँ। तो या मिलते हैं आपसे इंस्टाग्राम पे ही, बाय।